तो बच्चे ये हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है सर। मुझे बताइए क्या लेक्चर नंबर 6 तक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। बताइए क्या लेक्चर नंबर 6 तक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? यस सर। बच्चे आज की क्लास में हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे द गंगा रिवर सिस्टम से। ठीक है, द गंगा रिवर सिस्टम मैं आपको एक ही बार समझा पाऊंगा बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पहली बार में अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग में आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं, 3 4 5 जितनी बार भी आपका मन करे। उसके बाद बच्चे हम चर्चा करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, देन कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। उसके बाद बच्चे हम नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम फॉरेस्ट को कौन कौन से आपके फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, अलॉन्ग विद दैट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चे हम सेफ्टी वॉल थीसिस के बारे में देखेंगे, एंड एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे बच्चे 1905 बंगाल पार्टीशन के बारे में। ठीक है सर, इतना क्लियर है? यस सर। सभी बच्चे अपना माइक प्लीज ऑफ कर लें। अपना माइक तभी ऑन करें जब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो। ठीक है सर, चलिए विल स्टार्ट फ्रॉम दी गंगा रिवर सिस्टम। शुरू करें सर? देखो, जैसे जैसे मैं चीजों को बना रहा हूं वैसे वैसे चीजों को बनाते हुए चलना। ठीक है, सबसे पहले भैया यहां पर हेडिंग डालिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, सबसे पहले आप यहां पर हेडिंग डालेंगे बद्रीनाथ। चलो उससे पहले थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन ले लो। ये चलो ऐसे हम डायग्राम के थ्रू आज चीजों को ज्यादा समझेंगे और पॉइंट्स को कम लिखेंगे। ठीक है, यहां पर बनाइए सर बद्रीनाथ। और याद रखना जब आप गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं तो साथ के साथ 2 से 3 रिवर सिस्टम आप और भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लीज चीजों को ध्यान से देखिएगा। बद्रीनाथ, उसके बाद बच्चे केदारनाथ। जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, जैसे जैसे डायग्राम बनवा रहा हूं, बस ध्यान से वैसे वैसे डायग्राम बना लो। उसके बाद बच्चे गोमुख। ठीक है, उसके बाद बच्चे बंदरपुंछ। जरा बताइए बंदरपुंछ हमने कहां पर पढ़ा था सर? उत्तराखंड। यस सर। उत्तराखंड। ठीक है, देखो गंगा रिवर सिस्टम का हो सके तो डायग्राम थोड़ा साफ तरीके से बनाना। ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा मेरे साइड से क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। चलिए सर, बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से, बद्रीनाथ के सर सतोपंथ ग्लेशियर से, सतोपंथ ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिस रिवर का नाम है बच्चे अलकनंदा रिवर। कौन सी रिवर बच्चे? अलकनंदा रिवर। मुझे बताना क्या ब्लू कलर आपको विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहां पर बच्चे मैं आपके लिए बना रहा हूं अलकनंदा रिवर। ठीक है, दिस इज योर अलकनंदा रिवर। अब मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनते रहिएगा। ये कौन सी रिवर हो गई सर? अलकनंदा। कौन सी रिवर हो गई सर ये? अलकनंदा। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया सर? यस सर। ठीक है, अलकनंदा में बच्चे आपकी एक रिवर आके मिलेगी जिस रिवर का नाम होगा धौली गंगा। जिस पॉइंट पर ये दोनों रिवर मिल रही हैं, यानी कि मीटअप ऑफ द रिवर ऑफ अलकनंदा एंड धौली गंगा, उस पॉइंट को बच्चे हम क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। लेट मी चेंज द कलर। उस पॉइंट को बच्चे हम क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। ठीक है बच्चे, ध्यान से इसमें चीजों को देखते रहना बिकॉज एक भी सेकेंड अगर आपका ध्यान हटा तो पूरा का पूरा ये रिवर सिस्टम आपके हाथ से निकल जाएगा। विष्णु प्रयाग टॉपिक ज्यादा है इसलिए मैं चीजों को थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि पेस के साथ एक्सप्लेन करूं। ठीक है, ताकि कम समय में हम मैक्सिमम चीजें कवर कर पाए। चलिए बच्चे, जहां पर अलकनंदा रिवर और आपकी धौली गंगा रिवर मिल रही है उस पॉइंट को बच्चे हम क्या कह रहे हैं? उस पॉइंट को बच्चे हम क्या कह रहे हैं? विष्णु विष्णु प्रयाग प्रयाग। कह रहे हैं।
ठीक है, उस पॉइंट को बच्चे हम क्या कह रहे हैं, विष्णु प्रयाग कह रहे हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया सर? यस सर। यस सर। ठीक है सर, विष्णु प्रयाग के बाद आपको देखने को मिलेगा नंद प्रयाग। अब ध्यान से समझना सर, जब आपकी रिवर का नाम है बच्चे नंदाकिनी, ठीक है सर, रिवर का नाम है बच्चे नंदाकिनी, नंदाकिनी, जहां पर बच्चे अलकनंदा रिवर और नंदाकिनी रिवर मिल रही है, उस जगह को बच्चे हम क्या कहेंगे, नंद प्रयाग सर। ठीक है, उस जगह को बच्चे हम क्या कहेंगे, नंद प्रयाग। इतना समझ में आया? बताइए सर, इतना समझ में आया क्या? उस जगह को हम क्या कहेंगे सर, नंद प्रयाग। ठीक है, ठीक है सर। अब सुनो, यस सर। पहले आपकी रिवर आएगी धौली गंगा, देन नंदाकिनी, उसके बाद बच्चे आपको मिलेगी पिंडर गंगा। कौन सी रिवर सर? पिंडर गंगा। रिवर का नाम क्या है सर? पिंडर गंगा। ठीक है, कोई बच्चा बता सकता है यहां पे कौन सा प्रयाग हमें देखने को मिलेगा? कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग सर? कर्ण प्रयाग, बिल्कुल सही। किस बच्चे ने बताया ये? सर मैंने काजल। काजल, ओके ओके फाइन। काजल आपकी आवाज कट रही है, सर नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू। प्लीज, हाँ प्लीज थोड़ा स्टेबल नेटवर्क पे बैठिए क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, इतना समझ में आ गया आपको? एवरीवन, सर सबसे पहले धौली गंगा, जहां पर धौली गंगा अलकनंदा से मिलेगी सर, उस पॉइंट को कहेंगे विष्णु प्रयाग। जहां पर नंदाकिनी रिवर अलकनंदा रिवर से मिलेगी बच्चे, उस पॉइंट को कहेंगे नंद प्रयाग। जहां पर बच्चे पिंडर गंगा मिलेगी आपकी अलकनंदा से, उस पॉइंट को कहेंगे सर कर्ण प्रयाग। इतना समझ में आया? बताइए सर, इतना समझ में आया क्या? यस सर। ग्लेशियर का नाम याद रखना, सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर का नाम याद रखना बच्चे, सतोपंथ ग्लेशियर। कहां पर है बच्चे ये? बद्रीनाथ में सर। आई समझ? बताइए बच्चे, इतना समझ में आया? यस यस सर। सर। अब सुनो, केदारनाथ में बच्चे आपका एक ग्लेशियर है, दैट इज चोराबावी ग्लेशियर। ठीक है, यहां से बच्चे एक रिवर आती है, उस रिवर का नाम है सर मंदाकिनी रिवर। उस रिवर का नाम है सर मंदाकिनी रिवर। अच्छा, आज मैंने आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया था सदर्न एनुलर मोड का। ठीक है, देखो उस लेक्चर में वैसे तो समझने के लिए बहुत कुछ है, बट क्योंकि वो एक 15 मिनट्स या 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज है, तो उसके अंदर मैंने आपको वही काम काम के पॉइंट्स बताए हैं जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो सदर्न एनुलर मोड का इंट्रोडक्शन देख लेना, प्लस में हम उसमें किस विंड के बारे में बात कर रहे हैं उसको देख लेना, पॉजिटिव सदर्न एनुलर मोड उसका इंपैक्ट, प्लस में सर नेगेटिव सदर्न एनुलर मोड उसका इंपैक्ट, और क्या सदर्न एनुलर मोड हमारे इंडियन ओशियन के क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि जो वेव पैटर्न है उसको इफेक्ट करता है, किस तरीके से कर सकता है, ठीक है, एंड कैसे उससे इंडिया का मानसून आपका इफेक्ट हो सकता है। तो ये सभी पॉइंट सदर्न एनुलर मोड वाले लेक्चर में आप सभी बच्चे देख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको ग्लोबल विंड पैटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो उस लेक्चर को हाथ मत लगाना। सदर्न एनुलर मोड वाले लेक्चर को तभी हाथ लगाना जब ग्लोबल विंड पैटर्न का एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा हो। चलिए सर, चोराबावी ग्लेशियर से आपकी निकलेगी सर मंदाकिनी रिवर, और मंदाकिनी रिवर जहां पर अलकनंदा रिवर से मिलती है, उस पॉइंट को बच्चे हम क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, क्लियर है? बताइए सर, क्लियर है? यस सर। एवरीवन क्लियर है? यस सर। चलो सर, गोमुख ग्लेशियर से आपकी एक रिवर आती है, ठीक है, गोमुख ग्लेशियर नहीं, बेसिकली गोमुख में आपका एक ग्लेशियर है, दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर। क्या हर एक बच्चे ने इसका नाम सुना है? कभी ना Yes, कभी तो sir. सुना ही होगा, यस सर। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा का उद्गम स्थल।
ध्यान से सुनते रहो। गंगोत्री ग्लेशियर सर, यहां से बच्चे एक रिवर आती है, उस रिवर का क्या नाम है सर? एनीवन? भागीरथी। भागीरथी रिवर, वेरी गुड। ठीक है, उस रिवर का नाम है बच्चे भागीरथी रिवर। उस रिवर का क्या नाम है सर? भागीरथी रिवर। जहां पर भागीरथी रिवर अलकनंदा से मिलती है सर, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? देवप्रयाग। ठीक है बच्चे, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं सर? देवप्रयाग। ठीक है, उस पॉइंट को बच्चे हम क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं सर। ठीक है, क्लियर है? आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए देवप्रयाग का कलर मैं रेड कर दे रहा हूं। याद रखना, ये जो रेड वाला पॉइंट है इसको हम देवप्रयाग कह रहे हैं। इतना समझ में आया? बताइए सर, इतना समझ में आया? क्लियर यस है? सर। चलो बच्चे, बंदरपुछ से, बंदरपुछ में आपको मिलेगा सर यमुनोत्री ग्लेशियर। इसको अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है, जब ये गंगा में मिलेगी वहीं पर मैं आपको यमुना रिवर सिस्टम भी पढ़ा दूंगा। सर यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी कौन सी रिवर निकलती है? यमुना। यमुना रिवर। ठीक है, यमुना रिवर। आप सुनो, मुझे बताओ क्या इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? बताइए सर, क्या इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ये बद्रीनाथ का, केदारनाथ का एंड ये गोमुख का, बताइए इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? यस सर। यस उसके सर। बाद बच्चे इसी रिवर का जो फ्लो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, यानी थोड़ा सा फैलता है, बिकॉज इसमें इतनी सारी रिवर्स मिल गई हैं। ठीक है, और हरिद्वार नाम की जगह से, हरिद्वार नाम की जगह से बच्चे हमें इन्हीं कॉम्पोजिशन ऑफ रिवर्स का नया नाम देखने को मिलता है, दैट इज गंगा। अब समझ में आया ये गंगा रिवर आई कैसे? बताइए, बताइए बच्चे, अब समझ में आया कि सर ये गंगा रिवर आई कैसे है? यस सर। ठीक है, याद रखना यमुना रिवर इससे यहां पर नहीं मिल रही, यमुना रिवर का फ्लो कुछ इस तरीके से जाएगा अभी। ठीक है, यमुना रिवर इससे यहां पर नहीं मिल रही है, इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। मुझे बताइए सबसे पहले, क्या ये पंच प्रयाग वाला कंसेप्ट हर एक बच्चे को क्लियर है? एंड गंगा रिवर कैसे ओरिजिनेट हो रही है, क्या हर एक बच्चे को इतना समझ में आ गया? यस सर। एवरीवन, क्या हर एक बच्चे को इतना समझ में आ गया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बच्चे आप मैप से चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं सर? ये गंगा रिवर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सर ये गंगा रिवर सिस्टम बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये लास्टली आपकी कहां पर जाके ड्रेन हो जाती है? कहां पे आपका डेल्टा बनाती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। क्लियर है सर? ध्यान से अगर आप देखोगे तो यमुना रिवर इससे यहां पर नहीं मिल रही है, बल्कि यमुना रिवर इससे कहां पर आके मिल रही है सर? कहां पे आके मिल रही है? इलाहाबाद यूपी। प्रयागराज। ठीक है, यमुना रिवर याद रखना शुरुआत में गंगा रिवर से नहीं मिलती है। ओके, समझ में आ गया? यस सर। बताइए सर, समझ में आ गया? तो इस मैप को मैं कुछ देर के लिए थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गंगा रिवर सिस्टम, दैट इज ट्रिब्यूटरीज। ठीक है सर, दैट इज ट्रिब्यूटरीज। इस मैप को भी हटा दें यहां से कि रहने दें? बताइए, क्या आप सब लोग मैप लेके बैठे हैं? यस सर है। मैप लेके बैठे हैं, तो इस मैप को मैं अभी हटा दे रहा हूं। जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो ये मैप मैं आपको साथ के साथ लगा के भेज दूंगा। ठीक है, या एक काम करते हैं, इस मैप को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अभी के लिए, चलेगा? चलो सर, अब आप हेडिंग डालेंगे ट्रिब्यूटरीज। ठीक है बच्चे, अब आप हेडिंग डालेंगे सर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज बच्चे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, आई होप हर एक बच्चे को पता होगा। यस सर। ट्रिब्यूटरीज, सबसे पहले मैं गंगा रिवर का एक बार फ्लो बना ले रहा हूं। ठीक है, चलो सर, ये आपकी कौन सी रिवर हो गई सर? गंगा रिवर। ठीक है, बताइए बच्चे, क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया सर? चलो
सर गंगा रिवर में जो आपकी सबसे पहली ट्रिब्यूटरी आकर मिलेगी दैट इज, ट्रिब्यूटरी का नाम है बच्चे रामगंगा। ठीक है, ट्रिब्यूटरी का नाम है बच्चे रामगंगा, रामगंगा। ठीक है सर, ट्रिब्यूटरी का क्या नाम है बच्चे? रामगंगा। ठीक है, बताइए सर, इतना क्लियर हुआ? कहां पे आके मिल रही है सर? ये कहां से रिवर आ रही है? उत्तराखंड से ही आ रही है, दैट इज यूके। ठीक है, इतना समझ में आया सर? बताइए, इतना समझ में आया सर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, उसके बाद बच्चे इसमें आपको एक रिवर देखने को मिलेगी दैट इज गोमती रिवर। दैट इज बच्चे गोमती रिवर। कोई बता सकता है गोमती रिवर के बैंक पे कौन सा आपका शहर बसा हुआ है? एनीवन? पता है किसी को? सर द आंसर इज लखनऊ। ठीक है, ठीक है बच्चे, याद रहेगा। पहले आएगी सर रामगंगा, उसके बाद गोमती। गोमती में बच्चे आपके एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है सर सई। ठीक है, गोमती में बच्चे आपके एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम क्या है सर? साई, SAI। क्लियर है इतना? पहले सर आएगी रामगंगा उत्तराखंड में, ठीक है, उसके बाद गोमती रिवर। गोमती रिवर बच्चे, गोमती रिवर के बैंक पे कौन सा आपका शहर बसा है? दैट इज लखनऊ। गोमती रिवर की ट्रिब्यूटरी बच्चे आपको याद रखनी है, दैट इज सई। इतना क्लियर है? Yes, sir. बताइए बच्चे, इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. इतना क्लियर है क्या सर जी? Yes, sir. अब सुनो, Yes, नाउ sir. कम्स दी, वैसे तो पूरा का पूरा पार्टी इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज आप कृपया ध्यान से सुनते रहें। ठीक है सर, वेट। सर यहां से आपकी एक रिवर आएगी, उस रिवर का नाम है सर, सुनते रहना। चलो पहले आपको मैं ऊपर वाला पार्टी बताता हूं। सर इस रिवर का नाम है कारनाली रिवर या करनाली रिवर। ठीक है, करनाली रिवर। सर ये करनाली रिवर आ कहां से रही है? करनाली रिवर बच्चे आ कहां से रही है? तो याद रखना, तिब्बत में आपका एक ग्लेशियर है दैट इज माप, मेरे को स्पेलिंग याद है इसकी, ठीक है, आप अपना प्रोनाउंसिएशन देख लेना प्लीज। मापचा चुंगो, देखा, याद आ गया, मापचा चुंगू सर। ठीक है, मापचा चुंगू ग्लेशियर से सर आपकी एक रिवर आ रही है जिसका नाम है सर कारनाली रिवर। ठीक है सर, इस कारनाली रिवर में इधर से आपकी एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है सर सेठी रिवर, जिसका नाम है सर सेठी रिवर। और यहां पर बच्चे एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है सर टीला रिवर। और यहां पर बच्चे आपकी एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है सर बेली रिवर। ठीक है, बेली रिवर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया सर? उसके बाद इसी पॉइंट से ये रिवर आगे बढ़ती है एंड बच्चे इस रिवर में आपकी आके मिलती है दैट इज राप्ती रिवर। कौन सी रिवर बच्चे? राप्ती रिवर। ठीक है, और उसके बाद इन सभी को मिला के हम एक नया नाम देते हैं जिसका नाम है बच्चे घग्गरा रिवर। क्या नाम है बच्चे? घग्गरा रिवर। तो कल को आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है घग्गरा रिवर इज द कंपोजिशन ऑफ हाउ मेनी रिवर्स, या घग्गरा रिवर इज द कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड रिवर्स। तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले सर कारनाली रिवर, कारनाली रिवर सर आ रही है मापचा चुंगू ग्लेशियर से जो कि आपका तिब्बत में। ठीक है, कारनाली रिवर में सर एक साइड से आपके आके मिलेगी सेठी रिवर और उसके बाद दूसरे साइड से बच्चे आपके आके मिलेगी टीला रिवर एंड बेली रिवर। ठीक है, उसके बाद ये रिवर का फ्लो आगे बढ़ता है एंड उसमें आके मिलती है बच्चे राप्ती रिवर। और इन सभी को बच्चे मिला के हम एक नया नाम देते हैं इस रिवर को जिसका नाम है बच्चे घग्गरा रिवर। तो घग्गरा रिवर एक्चुअली कितने रिवर्स का कॉम्पोजिशन है? जल्दी से बताइए सर, बताइए घग्गरा रिवर एक्चुअली कितने रिवर्स का कंपोजिशन है? 5 5. ठीक है, कितना?
5. 5, 1 2 3 4 5, गुड। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है कि घग्गरा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर, तो क्या आप मापचा चुंगो लगाओगे, यस और नो? Yes, sir. यस सर, बिल्कुल लगाएंगे आप, ठीक है, बिल्कुल लगाएंगे सर आप, बिकॉज इस पूरे कंपोजिशन को ही आप घग्गरा रिवर बोल रहे हो, तो इनडायरेक्टली वो आपसे पूछ सकता है कि घग्गरा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड ग्लेशियर्स, तो याद रखना मापचा चुंगो ग्लेशियर। बट उसकी कहानी मैंने आपको बता दी कि वहां से एग्जैक्टली कारनाली रिवर निकलती है। कारनाली रिवर के सर एक साइड आपके आके मिलती है सेठी रिवर, देन टीला रिवर, देन आपकी बेली रिवर, उसके बाद बच्चे वो रिवर आपकी आगे बढ़ती है, उसमें आके राप्ती रिवर मिलती है, ठीक है। एंड इस पूरे सिस्टम को बच्चे हम लोग नाम देते हैं घग्गरा रिवर सिस्टम। तो मुझे बताइए क्या घग्गरा रिवर सिस्टम आपका यहां से कवर हो गया सर? बताइए। Yes, sir. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Yes, उसके sir. बाद बच्चे आपकी इसमें एक रिवर आती है, हाँ जी बताइए। Clear है sir. क्लियर है, चलो। उसके बाद बच्चे आपकी इसमें एक रिवर आती है, उस रिवर का नाम है सर, उस रिवर का नाम है सर गंडक रिवर। क्या नाम है बच्चे? उस रिवर का नाम है सर गंडक रिवर। अब गंडक की ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखना है, ठीक है। पहली ट्रिब्यूटरी है सर इसकी त्रिशूल रिवर, पहली ट्रिब्यूटरी है बच्चे इसकी त्रिशूल रिवर। एंड बच्चे इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी है दैट इज नारायणी रिवर, ठीक है। इसकी बच्चे आपकी दूसरी ट्रिब्यूटरी है दैट इज नारायणी रिवर, ठीक है बच्चे, दैट इज नारायणी रिवर, दैट इज नारायणी रिवर। और बच्चे इधर से इसमें एक रिवर आएगी जिसका नाम है बच्चे गंडकी रिवर, दैट इज गंडकी रिवर। एंड यही तीन रिवर्स बच्चे मिलकर आपकी एक रिवर बनाती हैं जिनका नाम है सर गंडक रिवर। तो बच्चे अभी तक आपने क्या पढ़ा सर? रामगंगा रिवर, गोमती रिवर, घग्गरा रिवर एंड गंडक रिवर, ठीक है। इतना समझ में आया सर? बताइए, इतना समझ में आया क्या यस सर। एवरीवन? इतना समझ में आया क्या? Yes, sir. चलो बच्चे, उसके बाद इसमें एक रिवर आएगी, ठीक है। बिहार वाले बच्चे जानते भी होंगे बच्चे, उस रिवर का नाम है भूरी गंडक। नाम सुना है? वेस्टर्न चंपारण में मिलेगा आपको Yes, sir. सर, नाम है इसका भूरी गंडक। तो याद रखना पहले गंडक आएगी उसके बाद भूरी गंडक आएगी। भूरी गंडक सर ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा? बिहार में। बिहार में भी अगर किसी बच्चे को स्पेसिफिक लोकेशन जानी है तो बच्चे चंपारण के वेस्ट साइड में चले जाना, दैट इज वेस्टर्न चंपारण। इतना समझ में आया? हाँ जी भैया, इतना समझ में आया? यस सर। बताइए सर, इतना समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. सर जी इतना आया कि नहीं? थोड़ा जल्दी से बताइए, बताइए भैया, इतना आया समझ में? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद बच्चे बिहार में आपकी एक रिवर इससे आके मिलती है जिसका नाम है सर कोसी रिवर, जिसका नाम है सर कोसी रिवर, ठीक है बच्चे। बिहार में बच्चे इससे एक रिवर आके मिलती है जिसका क्या नाम है सर? कोसी रिवर, ठीक है सर, कोसी रिवर। क्लियर है? Yes. बताइए भैया, क्लियर है इतना? यस सर। इतना क्लियर है सर? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सर तो इससे हम आगे बढ़ेंगे और एट लास्ट इसमें वेस्ट बंगाल प्लस बिहार में एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है सर महानंदा रिवर, जिसका नाम है सर महानंदा रिवर, ठीक है। महानंदा रिवर का बच्चे फ्लो याद रखिएगा, दैट इज इसका फ्लो बच्चे कहां कहां पे है? वेस्ट बंगाल प्लस थोड़ा सा एरिया ये बिहार का भी शेयर करता है, वेस्ट बंगाल प्लस बिहार। मुझे बताइए क्या इतना क्लियर हुआ? बताइए सर, क्या आपको इतना क्लियर हुआ? यस सर। क्या हर एक बच्चे को सर इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हम थोड़ा सा सर नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है।
पहले तो इस डायग्राम को ध्यान से देख लो। पहले तो बच्चे इस डायग्राम को प्लीज ध्यान से देख लीजिए। क्या इतना आपको समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया सर? देखो, पढ़ाने का मैं आपको कोसी महानंदा सबकी ट्रिब्यूटरी पढ़ा दूं, बट मेरी बात मानो, वो उतनी काम की आपके लिए नहीं। ठीक है, वो बच्चे उतने काम के आपके लिए नहीं। तो जितनी भी चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं बस आप उतना कर लो, पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए? यस सर। बताइए सर, समझ गए? Yes, sir. समझ गए सर जी? तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. आगे बढ़े क्या? बढ़े क्या सर जी? सर हाँ बूढ़ी जी। गंडक में बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक भूरी गंडक लिख ले भाई, कोई नहीं यार। ओके सर। लो, बूढ़ी गंडक। खुश? वैसे बूढ़ी ने इसको बूढ़ी गंडक ही पढ़ते हैं। ठीक है? ओके सर। ठीक है भैया। यस सर। चलिए सर, उसके बाद इसमें एक रिवर आके मिलती है जिस रिवर का नाम है सर यमुना रिवर। ठीक है, इस रिवर का क्या नाम है बच्चे? यमुना। इस रिवर का क्या नाम है बच्चे? यमुना रिवर। ठीक है, इतना समझ में आया? बताइए सर, इतना समझ में आया? जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। हाँ जी बच्चे, मुझे बताइए कि आपको इतना समझ में आया कि सर नीचे से इसमें आके मिल रही है यमुना रिवर। अब सुनो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। ठीक है बच्चे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। ठीक है बच्चे, आप सुनो सर, यमुना रिवर में सबसे पहले आपकी एक रिवर आके मिलेगी जिसका नाम है सर चंबल रिवर। चंबल रिवर कहां से आ रही है सर? चंबल रिवर कहां से आ रही है भैया? बताइए सर, चंबल रिवर कहां से आ रही है? राजस्थान सर। अच्छा, मध्य प्रदेश। मतलब नीचे लिखा हुआ है उसके बाद भी गलत बोल रहे हैं। हद है भाई, अब इससे ज्यादा क्या ही लोगे। चलो, चंबल रिवर सर जी मध्य प्रदेश। चंबल रिवर की 3 ट्रिब्यूटरीज बच्चे आपको याद रखना है। पहली है बच्चे शिप्रा रिवर। कौन सी रिवर सर? शिप्रा रिवर। दूसरी है बच्चे आपकी, एनीवन पता है किसी को? काली सिंध। काली सिंध। और तीसरी है बच्चे आपकी पार्वती। तीसरी है बच्चे आपकी पार्वती। ठीक है, क्लियर है क्या सर जी? बताइए सर, इतना समझ में आया? चंबल रिवर आके यमुना में मिल रही है। चंबल रिवर की 3 ट्रिब्यूटरीज, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। कृपया ऑर्डर याद रखें। ठीक है, उसके बाद बच्चे यमुना रिवर में आपकी एक रिवर आके मिलती है जिस रिवर का नाम है सर सिंध रिवर। रिवर का क्या नाम है सर? सिंध रिवर। वेट, इसको मैंने थोड़ा सा आपके लिए डार्क कर दे रहा हूं। सिंध रिवर सर, बेटवा रिवर सर, एंड केन रिवर सर। तो नीचे बच्चे आप लिख लेंगे सिंध, बेटवा एंड केन रिवर। यमुना रिवर सिस्टम बच्चे इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। याद रखना, शिप्रा, बेटवा एंड केन तीनों की तीनों आपकी एमपी में है। तीनों की तीनों बच्चे आपकी एमपी में है। ठीक है, इतना समझ में आया? बताइए भैया, इतना समझ में आया? यस सर। एवरीवन, इतना समझ में आया सर? Yes, sir. इतना समझ में आया क्या सर जी? सोन रिवर के बाद इसमें सुनो, केन रिवर के बाद बच्चे इसमें आपकी आएगी सोन रिवर। कौन सी रिवर बच्चे? SON। तो इसको आप सन रिवर पढ़ लो, सोन रिवर पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ लो। इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, उसको याद रखना, दैट इज जोहिला।
3-4 बार बनाओगे याद हो जाएगा। दैट इज जोहिला। ठीक है सर, दैट इज जोहिला। क्लियर हुआ भैया? क्लियर हुआ इतना? एक इसकी ट्रिब्यूटरी आप सोन रिवर की ओर याद रखेंगे, दैट इज नॉर्थ कोयल। हाँ भैया, नॉर्थ कोयल। परवेश, Yes, sir. गंडक रिवर की ट्रिब्यूटरी बताना। गंधक। हाँ, गंडक, थोड़ा जल्दी। सर जी मतलब आपने क्या ही पूछ लिया, मैं तो सो रहा था। No, है ना? sir. ये तो बता, बताइए बताइए, थोड़ा जल्दी बताइए। देखा भाई थे, ऐसे पेपर कैसे पास करोगे भाई थे? कुछ दिन ऐसे अपना समय और बर्बाद करने भाई थे, उसके बाद आपके लिए हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, चलो। गंडक रिवर की ट्रिब्यूटरी भैया, त्रिशूल, नारायणी और गंडकी। त्रिशूल, नारायणी और गंडकी। त्रिशूल नदी और नारायणी नदी दोनों बच्चे आपकी नेपाल से आ रही हैं। दोनों नदी बच्चे आपकी नेपाल से आ रही हैं। ठीक है सर, ठीक है भैया, याद रहेगा अब? एवरीवन याद रहेगा सर अब? Yes, Yes, sir. sir. सर सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है जोहिला एंड नॉर्थ कोयल। उसके बाद बच्चे सोन के बाद इसमें आके मिलेगी, रिवर कोयल का नाम नॉट है बच्चे जो पुनपुन रिवर। जोहिला। परवेश, माइक ऑफ कर लो बच्चे। पुनपुन रिवर, ठीक है? ठीक है बच्चे, पुनपुन रिवर। ठीक है भैया? उसके बाद आपका यहां पर एक पॉइंट पड़ेगा। ठीक है, दिस इज सर हुगली रिवर। दिस इज सर हुगली रिवर। इसमें आपकी आके मिलेगी सर एक दामोदर रिवर। दामोदर रिवर कहां से आ रही है सर? छोटा नागपुर प्लेटी। दैट इज सर दामोदर रिवर। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली ये आपका ये जो नदी है, ठीक है, ये अपना डेल्टा वेल्टा बनाते हुए कहां पर निकल जाती है सर? सबसे पहले तो मुझे ये बताना, गंगा रिवर को, ठीक है बच्चे, गंगा रिवर को पद्मा कहां पर कहते हैं? बांग्लादेश। इसके बाद ये बांग्लादेश। बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। इसके बांग्लादेश बाद में। बच्चे ये आपकी बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चे, इसकी बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी, जहां पर बच्चे इसका क्या नाम होगा? पद्मा रिवर। और पद्मा रिवर अल्टीमेटली अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो। दिख रहा है भैया? ठीक है, अल्टीमेटली ये यहां पर डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाएगी। डेल्टा का नाम अगर कोई बच्चा बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, यहीं पर वो आपको फंसाएगा। याद रखना, सुंदरबन जो डेल्टा है, ठीक है, सबसे पहले तो जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको कहते हैं जमुना। जो आपकी गंगा रिवर है उसको कहते हैं भैया पद्मा। ठीक है, जमुना प्लस पद्मा आपकी मिलके बनाती हैं मेघना रिवर। और ये जो मेघना रिवर है ये अल्टीमेटली आपकी घुस जाती है सुंदरबन डेल्टा में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी दो रिवर्स बनाती हैं, तो याद रखना ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। लेकिन उसका नाम आपको ब्रह्मपुत्र और गंगा ना देके कंफ्यूज करने के लिए जमुना प्लस पद्मा देगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आई समझ? इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया? इसी के साथ बच्चे अल्टीमेटली आपका गंगा रिवर सिस्टम फाइनली कंप्लीट होता है। ठीक है, इस रिवर सिस्टम को कृपया रिवाइज कर लें। गंगा रिवर सिस्टम में आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला तो भैया कंसेप्ट ऑफ पंचप्रयाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। उसके बाद बच्चे ये रिवर सिस्टम का फ्लो। ठीक है, इसमें याद रखना अकेले आपकी गंगा रिवर नहीं, गंगा के साथ घग्गरा रिवर सिस्टम, गंडक रिवर सिस्टम, अलोंग विद दैट यमुना रिवर सिस्टम भी कवर हो रही। आई समझ? इतना समझ में आ गया? बताइए भैया, इतना समझ में आ गया क्या?
सर Yes, sir. सर लास्ट में जो सर हुगली रिवर था सर, वही वाला सर रिपीट करिएगा तो। ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे बच्चा आपका एक पॉइंट है। ओके, अब सर एग्जैक्टली आप कहाँ की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली बच्चे मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के आसपास वाले एरिया की। वहां पे बच्चे एक रिवर है दैट इज हुगली रिवर। हुगली में एक रिवर आके मिल रही है दैट इज दामोदर रिवर, ठीक है, दैट इज दामोदर रिवर, ठीक है। इसी रिवर के ऊपर दैट इज ये जो आपकी हुगली रिवर है, इसी के ऊपर आपको एक बराज मिलेगा दैट इज फरक्का बराज, जिसके थ्रू गंगा रिवर सिस्टम यानी गंगा रिवर बच्चे आपकी कहां पर घुसती है? बांग्लादेश के अंदर घुसती है। कहां पर घुसती है भैया? बांग्लादेश के अंदर घुसती है। तो क्वेश्चन पूछेगा गंगा रिवर जो है वो बांग्लादेश में किस बैराज के थ्रू घुसती है? फरक्का बैराज। वो आपके किस रिवर पे है सर? फरक्का बैराज। हुगली रिवर पे है, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? यस सर। फरक्का बैराज जगह नहीं इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन चलो कोई नहीं। फरक्का बैराज, ठीक है भाई। तो इस रिवर सिस्टम को आप अच्छे तरीके से अपने कॉपी के अंदर बना लेंगे। बनाने के बाद 3 से 4 बार इसी सिस्टम को बना के देखना, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है सर। अभी आगे बढ़े क्या? बताइए सर, अभी आगे बढ़े क्या? एवरीवन अभी आगे बढ़े सर? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए आगे बढ़ते बच्चे अब, ठीक है। चलिए सर, अब देखते हैं सर कंसेप्ट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेता हूं, ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं बच्चे कंसेप्ट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। ध्यान से देखना, ठीक है बच्चे, चीजों को ध्यान से देखिएगा। सपोज बच्चे ये आपका एक रॉक माउंटेन है, ठीक है। रॉक माउंटेन मतलब जो पत्थर की वजह से बन गया है, कई सारे पत्थर इकट्ठे हुए हैं, उसका एक माउंटेन बन गया। इस रॉक माउंटेन के बच्चे कुछ ना कुछ आपके टुकड़े होंगे, राइट। कुछ ना कुछ बच्चे आपके उस टुकड़े होंगे। उन टुकड़ों को बच्चे हम नाम देते हैं सेडिमेंट्स। तो सर सेडिमेंट्स क्या होते हैं? रॉक के छोटे छोटे कण या फिर रॉक के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? बताइए सर, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े। अब सुनो, दो कंडीशन यहां पे बन सकती है, ठीक है। या तो इन टुकड़ों का क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। या तो भैया ये एक टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ये हो सकता है। या तो ये टुकड़े वहीं पर रहेंगे, ठीक है, और इनके ऊपर आपका जो है बारिश पड़ेगी, धूप पड़ेगी, एंड फर्दर इनका ब्रेकडाउन हो। तो जो पहला वाला प्रोसेस है उसको बच्चे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन, एंड जो दूसरा वाला प्रोसेस है बच्चे हम उसको क्या कहेंगे? वेदरिंग कहेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर व्हाट इज वेदरिंग? व्हाट इज वेदरिंग? ये जो भी आपके सेडिमेंट्स हैं, इनका किसी प्रकार का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा। ये बच्चे जहां पर हैं, ये बेसिकली सर जहां पर हैं वहीं पर इनका फर्दर ब्रेकडाउन हो रहा है बाय हीट, बाय टेम्परेचर, बाय रेनफॉल। नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्रोकन मटेरियल। इसी ब्रोकन मटेरियल को बच्चे हम क्या कह रहे हैं? सेडिमेंट्स। सर ये सेडिमेंट्स कहां से है? उसी रॉक के तो हिस्से, ठीक है। बट अगर इन्हीं ब्रोकन मटेरियल्स का बच्चे क्या होने लगे? इन्हीं ब्रोकन मटेरियल्स का बच्चे ट्रांसपोर्टेशन होने लगे। इन्हीं ब्रोकन मटेरियल्स का बच्चे क्या होने लगे? ट्रांसपोर्टेशन होने लगे। तो उस प्रोसेस को बच्चे हम क्या कहेंगे? इरोजन कहेंगे सर। उस इरोजन। प्रोसेस को बच्चे हम क्या कहेंगे? इरोजन कहेंगे, ठीक है। सर ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है? ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है सर? विंड की मदद से हो सकता है, ठीक है। पानी आ गया कहीं से तो उसकी मदद से हो सकता है, ठीक है। सर अंडरग्राउंड सेडिमेंट्स की वजह से हो सकता है, ठीक है सर।
अंडरग्राउंड सेडिमेंट्स की वजह से हो सकता है। इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? जब भी आपके सेडिमेंट्स ये ट्रांसपोर्ट होंगे, जिसको बच्चे हम इरोजन के नाम से भी जानते हैं, इसका बच्चे रिजल्ट क्या होगा, आउटकम? कोई बच्चा बता सकता है? फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। क्लियर है सर? बताइए, फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, इतना समझ में आया? यस बताइए सर। बच्चे, क्या आपको इतना समझ में आया? यस सर। अब सुनो, हमें बच्चे इसमें टाइप्स ऑफ वेदरिंग पढ़ना है, ठीक है? क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस कहां से हैं सर? टाइप्स ऑफ वेदरिंग से, ठीक है? तो नेक्स्ट पेज पे बच्चे आप हेडिंग बना लो, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। इसमें मैं आपको जैसे जैसे पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, वैसे वैसे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें, ठीक है बच्चे? टाइप्स ऑफ वेदरिंग। टेंशन मत लो, इरोजन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है? इरोजन से अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन से ही आएगा, या फिर ये जो मैंने आपको एजेंट्स बताए, एजेंट्स यानी कि सर विंड, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है? विंड, अंडरग्राउंड वाटर भी आप इसमें लिख सकते हो, अंडरग्राउंड वाटर या फिर आपके ग्लेशियर्स वगैरह। एंड अल्टीमेटली सर इरोजन का जो रिजल्ट है वो क्या होगा? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, ठीक है? अब इसमें जो लैंडफॉर्म्स है बच्चे, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है? जो इसमें लैंडफॉर्म्स बनते हो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, या हो सकेगा तो मैं उसको वापस से क्लास के अंदर डिस्कस कर लूं, ठीक है? अभी के लिए बच्चे हम क्या समझेंगे? टाइप्स ऑफ वेदरिंग। हेडिंग पड़ गई सबकी? यस सर। पड़ गई सर सबकी? सबसे पहला बच्चे इसमें आएगा मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है सर? मैकेनिकल वेदरिंग, सर ये क्या होता है? क्या कोई भी बच्चा बताना चाहेगा? एनीवन? एनीवन? ध्यान से समझना सर, जो आपका मटेरियल है, मटेरियल यानी कि सर वही रॉक का मटेरियल, इट इज ब्रोकन डाउन, टूटा हुआ है, यस, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, ठीक है? इसको बच्चे और तोड़ा जाता है, स्मॉलर सेगमेंट्स, ठीक है सर? ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स। बट याद रखना, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, इसकी बच्चे जो केमिकल कंपोजिशन होती है, सर केमिकल कंपोजिशन से आपका क्या मतलब है बच्चे? केमिकल कंपोजिशन से मेरा मतलब है सर अबाउट मिनरल्स। बच्चे इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो नहीं बदलती। मैकेनिकल वेदरिंग में बच्चे क्या होता है, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है? तो कल को आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कल को बच्चे आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल वेदरिंग में इसमें से कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है? मैकेनिकल वेदरिंग में क्या केमिकल कंपोजिशन, जो आपके क्या कहते हैं सेडिमेंट्स हैं, जो आपके टूटे हैं स्मॉलर सेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में जिन्हें तोड़ा गया है, क्या उनकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होती है? द आंसर इज नो, नहीं चेंज होती सर, रिमेन्स अनचेंज, ठीक है बच्चे? नहीं चेंज होती है, याद रखना। क्लियर है? क्लियर है सर? यस सर। रिमेन्स अनचेंज्ड। नाउ दी पॉइंट नंबर 2, सर कैसा क्लाइमेट चाहिए? तो याद रखना भैया, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक रीजन्स, यानी सर एक तो गर्म चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? सूखा चाहिए भैया। अच्छा मुझे बताना, मैकेनिकल वेदरिंग आपको कहां पर देखने को मिल सकती है? सामने मैंने आपके लिख दिया हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक रीजन्स, बताओ। सर डेजर्ट बताइए। वाले। डेजर्ट वाले, बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट। क्लियर है इतना? यस सर। बताइए भैया, इतना क्लियर है? मैकेनिकल वेदरिंग में आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, ठीक है? अब सुनो केमिकल वेदरिंग, अब सुनिए भैया केमिकल वेदरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से इस बार चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए।
ठीक है। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, कोई बता सकता है? वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम, बाकी कहानी तो सेम रहेगी, बट बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी चेंज हो जाएंगी रॉक्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स विल बी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स विल बी चेंज्ड। अब कैसे चेंज होंगी इसमें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स विल बी चेंज्ड। सर यहां पर आपको क्लाइमेट कैसा चाहिए? गर्म तो चाहिए ही चाहिए, हॉट एंड, बट यहां पे याद रखना क्लाइमेट आपका ड्राई नहीं ह्यूमिड होगा, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स। जरा बताना व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ओशियनोग्राफी आप सभी ने कंप्लीट कर ली होगी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? सर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वेरी गुड, सर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। वेरी गुड। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कहां पे? मेरे चेहरे पे? नहीं सर, हाँ, कहां पे एटमॉस्फेयर में। बताइए? एटमॉस्फेयर में, ठीक है, गुड गुड। चलिए सर, केमिकल वेदरिंग का जरा मेन प्रोसेस देखिए। केमिकल वेदरिंग का भैया जरा मेन प्रोसेस देखिए कि सर इसमें एक्चुअली ये जो केमिकल कंपोजिशन है रॉक्स का, ये चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, जो केमिकल कंपोजिशन है रॉक्स का, ये चेंज कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, पॉइंट नंबर वन है बच्चे इसमें सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें जो आपकी रॉक होती है उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया जाता है पानी में। ठीक है बच्चे, क्या होता है सर? जो आपकी रॉक होती है उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया जाता है पानी में। इसका एग्जाम्पल बच्चे आप याद रखेंगे, दैट इज सर कल ही पढ़ाया मैंने, लाइमस्टोन। अच्छा बताओ, स्टोन वर्ड दिख गया तो ये किस टाइप का रॉक होगा? सेडिमेंट्री। 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 ठीक है, सेडिमेंट्री। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? लग रहा है कि इस बार सर पेपर क्लियर हो पाएगा? यस सर। क्यों भाई आर्यन, लग रहा है ऐसा? यस सर। चलो गुड, लगना भी चाहिए। परवेज, सिद्धांत, क्लियर हो जाएगा क्या? चलिए, अच्छा मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज यस सर। मेरे साइड से। इन केस आपको ऐसा महसूस हो कि सर हमारे हाथ से बाजी निकलती जा रही है, उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक रास्ता बना दिया है। मैं गारंटी नहीं दे सकता, याद रखना, उसमें 100% गारंटी की कोई भी इस तरीके की स्कीम नहीं है भाई, बट हाँ मैं अपने साइड से एफर्ट लगाऊंगा। हर एक सब्जेक्ट के टॉप 60 to 70 क्वेश्चंस, एवरेज 50, मैक्सिमम 60-70 जा सकते हैं। टॉप नोच मोस्ट एक्सपेक्टेड 60 to 70 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको 5 तारीख से पहले हर एक सब्जेक्ट की मिल जाएगी। 1 से 2 दिन में मैं केमिस्ट्री की भिजवा दूंगा, फिर मैं आपके लिए भैया ज्योग्राफी की भिजवा दूंगा, फिर बच्चे मैं आपके लिए पॉलिटी की भिजवा दूंगा, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। इन केस आपको ऐसा महसूस हो Yes. कि सर मामला हाथ से निकलता जा रहा है, वो पीडीएफ रट्टा मार के चले जाना। ठीक है सर, वो पीडीएफ रट्टा मार के चले जाना। ठीक है, चलो सर, सॉल्यूशन के बाद एक प्रोसेस इसमें आती है जिसका नाम होता है भैया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब सर, ऑक्सीडेशन मतलब सर ये जो वाटर है जिसमें आपने रॉक को डाला है, क्या इस वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट होगी? बताइए भैया, प्रेजेंट होगी? यस सर। सर इसी प्रोसेस में आपका होगा ऑक्सीडेशन। फिर आएगा भैया आपका प्रोसेस नंबर 3, दैट इज हाइड्रेशन। एक रॉक का कंपोजिशन किस तरीके से चेंज किया जा सकता है इसको देख लो। ठीक है, पहले आपका होगा भैया सॉल्यूशन कि पहले रॉक को लेके पानी में डालोगे, फिर पानी में ऑक्सीजन है, पानी में क्या भैया? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद होगा हाइड्रेशन। सर ये जो आपका रॉक है ये क्या करेगा सर? जो मिनरल को बना रहा है ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा भाई? एब्जॉर्ब H2O, दैट इज पानी। ठीक है, प्रोसेस नंबर 4 क्या होगा भाई? प्रोसेस नंबर 4 क्या होगा सर? कार्बोनाइजेशन। अब सर कार्बोनाइजेशन आपने लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्बन आएगा, लेकिन यहां पे कार्बन अकेला नहीं आएगा, क्योंकि
जो आपका रॉक है वो तो सर पानी में है, ठीक है। तो कार्बोनाइजेशन में सर किसका किसका रोल आएगा? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोसेस क्या आपको समझ में आया सर? पहले सोल्यूशन, उसके बाद बच्चे, Oxidation. ऑक्सीडेशन, फिर ऑक्सीडेशन। हाइड्रेशन, फिर कार्बोनाइजेशन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कैसा वेदर चाहिए भैया? हॉट एंड ह्यूमिड रीजन चाहिए। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा सर? केमिकल प्रॉपर्टीज रॉक की चेंज हो जाएंगी सर, ठीक है भाई? ठीक है सर, Yes, sir. डन है इतना? Yes, sir. एक छोटी सी बच्चा, एक छोटा सा आपका टाइप और बचा है, उसको भी अगर आप देखना चाहें तो प्लीज देख सकते हैं। दैट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है बच्चे? बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होगा? जो आपके प्लांट्स, एनिमल्स है ना, और आपका जो ह्यूमंस है, आपके जो ह्यूमंस हैं उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा इस टाइप ऑफ वेदरिंग में। बायोलॉजिकल वेदरिंग, इसमें बच्चे आपका किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा? किसका कंट्रीब्यूशन रहेगा सर? Animals प्लांट्स of का, plants. ठीक है। प्लांट्स का बच्चे, एनिमल्स का, और किसका रहेगा सर? ऑफ कोर्स हम ह्यूमंस का पीछे छूटने वाले हैं। ह्यूमंस, यस। इसका एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हो सर? इसका एग्जाम्पल बच्चे आप क्या देख सकते हैं? डिकेइंग, डिकेइंग ऑर्गेनिक वाटर, या ऑर्गेनिक वेस्ट आप इसको लिख सकते हो, ठीक है? डिकेइंग ऑर्गेनिक वेस्ट। मुझे बताइए क्या तीनों टाइप्स ऑफ वेदरिंग along with that definition of weathering and erosion क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? Yes, sir. तो इसी के साथ बच्चे आपका कंसेप्ट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन समाप्त होता है। अगर इतने में किसी भी बच्चे को Sir. किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, हाँ जी आइए। Yes, सर मैकेनिकल में सर ये केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा सा जो रिमेन अनचेंज रहेगा सर यही वाला। हाँ, वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसमें क्या दिक्कत है? जो आपके मटेरियल्स इसमें बच्चे ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार का केमिकल कंपोजिशन इसमें चेंज नहीं होगा। अब देखो इसका एक रीजन तो सबसे बड़ा यह है कि सर वहां पर आपको सूखा मिल रहा है। यहां पर केमिकल कंपोजिशन चेंज होने का सबसे बड़ा जो रीजन है, या जो आप कह सकते हो सबसे पहला स्टेप है, वो क्या है? कि पानी की अवेलेबिलिटी है, ठीक है? कि सर पानी की अवेलेबिलिटी है। अगर मैं रॉक को पानी में नहीं डालूंगा तो ना तो ऑक्सीडेशन हो पाएगा, ना तो हाइड्रेशन हो पाएगा, और ना ही आपका कार्बोनाइजेशन हो पाएगा, ठीक है? इसीलिए यहां पर बच्चे आपको कैसा वातावरण चाहिए सर? कैसा आपको कह सकते हो क्लाइमेट चाहिए? दैट इज ह्यूमिड, जहां पे हवा में थोड़ी सी नमी हो, ठीक है? समझ में आ गया सिद्धांत? और ये ड्राई है तो यहाँ पे यस बच्चे सर वाटर तो अब आ मिलेगा गया नहीं, सर। यहाँ पे वाटर तो मिलेगा नहीं, यस सर। वाटर ही नहीं मिलेगा तो केमिकल कंपोजिशन आपका चेंज नहीं हो पाएगा। इतना क्लियर है क्या सर जी? सर एक बार कार्बोनाइजेशन बता दीजिए प्लीज। कार्बोनाइजेशन इज नथिंग, जब वाटर और CO2 का इसमें मिक्सचर हो जाए and वो रॉक्स पे आपके इफेक्ट डालने लगे, दैट इज कार्बोनाइजेशन। अब सर CO2 का मिक्सचर कैसे हो सकता है? भैया एटमॉस्फेयर में कमी नहीं है, ठीक है? ठीक है भाई, डन है? ओके सर। ठीक है, कार्बोनाइजेशन सिंपल है, कुछ भी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना याद रखना सर, जहां कार्बोनाइजेशन आ गया वाटर और CO2 को मिला देना है, रॉक पे जो भी उसके साथ हो सकता है वो करना है, आपको नहीं, मतलब नेचर को करना है। चलो, तो सर हमने 1 घंटे के लेक्चर में अपने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, दैट इज द गंगा रिवर सिस्टम अलॉन्ग विद दैट कंसेप्ट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। आगे बढ़े सर। अब आ जाइए सर कंसेप्ट यस ऑफ बेसिस के ऊपर। कुछ चीजें मैं आपके लिए लिखकर लाया हूं, PPT आप एक बार देख सकते हो, ताकि आपका भी थोड़ा सा टाइम बचे एंड मेरा भी थोड़ा सा टाइम बचे। उसके बाद बच्चे हम चलेंगे अबाउट नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें बच्चे हम फॉरेस्ट को देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट को देखेंगे, ठीक है सर? ये आपके टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो गए, राइट? ये बच्चे आपके टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो गए। इसके बाद बच्चे हम इसमें देखेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, माउंटेन फॉरेस्ट आपका इसमें एक टॉपिक बचेगा जो मैं आपको अपने हाथों से लिखकर समझाऊंगा। अभी के लिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? विल स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ बेसिस। PPT क्या हर एक बच्चे ने देख ली?
अरे देख ली? Yes, sir. तो बोलो ना देख ली। चलिए सर, व्हाट आर बेसिस? सबसे पहले बेसिस सर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जब आप पानी के अंदर डालोगे तो वो आपको OH माइनस आयंस देंगे। OH माइनस आयंस को बच्चे और क्या कहते हैं? एनीवन? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है सर, हाइड्रोक्साइड आयंस। सर कुछ एग्जांपल्स बच्चे बेसिस के। सबसे पहला भैया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है सर इसका? NaOH. NaOH। सर इसका यूज कहां पे होता है? कॉस्टिक सोडा, जो आपका वॉशिंग सोप में यूज किया जाता है, नहाने वाले साबुन में। सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? KOH। किसमें यूज किया जाता है? बाथिंग सोप, सॉरी वॉशिंग सोप, कपड़े धुलने वाला, एंड बाथिंग सोप जिससे आप नहाते हो, ठीक है। कौन सा साबुन यूज करते हो आप सब? बताइए सर, बताइए बताइए। लाइफ बॉय। अच्छा गौरव, आप क्या लगाते हो? लक्स? मैसूर सैंडल। माइसो सैंडम, अरे वाह। गौरव CBSE बोर्ड से पढ़े हो क्या? नहीं सर। कहां से पढ़ा है? CBSE से नहीं पढ़ा? नो। चलो यार, ऐसे ना फैंसी वाले सब साबुन CBSE बोर्ड वाले लगाते हैं, महंगे साबुन लगाते हैं सब। खैर छोड़ो। सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हेयर डाइज में यूज होता है। कोई अगर CBSE बोर्ड वाला बैठा हो तो जरा बताना ये हेयर डाई क्या होता है? एनीवन? तब तक मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख देता हूं, NH4OH। एनीवन? हेयर डाई क्या होता है भाई? जहां तक मुझे पता है हेयर डाई सर आपका वो होता है जिससे आप बालों को काला वगैरह करते हो, Yes, है sir. ना? काला करते हो और पता नहीं क्या क्या करते हो। किसके लिए? क्यों परवेश, बाल Yes, काफी sir. काले हैं तेरे, डाई तो नहीं लगाता? No, sir. चलिए सर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कल भी पढ़ाया था, दैट इज MgOH का होल ट्वाइस। सर कंट्रोल्स एसिडिटी, वर्क्स एज एंटा एसिड, वर्क्स एज एंटा एसिड। ठीक है भैया, इतना क्लियर है? तो सर इस स्लाइड के ऊपर हमने क्या पढ़ा कि सपोज ये पानी है, सपोज बच्चे ये आपका पानी है, आपको पता करना है कि ये जो व्हाइट वाला सब्सटेंस दिया ये बेस है कि नहीं। अगर बच्चे ये बेस होगा तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो पानी में बच्चे आपको मिलेंगे OH माइनस आयंस, जिसको बच्चे आप कहते हो हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सर फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। कॉस्टिक सोडा जो आपका वॉशिंग सोप में यूज होता है उसमें आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिससे आप नहाते हो, दैट इज बाथिंग सोप में यूज होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बच्चे हेयर डाई जिससे आप अपने बाल वाल काले करते हो या जो भी करते हो। एंड सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH का होल ट्वाइस, जो बच्चे आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करता है, जिसको बच्चे आप एंटा एसिड भी कहते हो। एंड इसी को बच्चे क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मिल्क मैग्नीशिया, ऑफ दैट इज मैग्नीशिया। मॉम, है ना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट? क्लियर है सर? नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एक्शन ऑफ बेसिस ऑन लिटमस पेपर। आपको कुछ नहीं करना बच्चे, लिटमस पेपर लो, ठीक है। ले लिया सर, लिटमस पेपर ले लिया। लिटमस पेपर सर किस कलर का होगा? याद रखना आपका लाल कलर का होगा, ठीक है। रेड कलर का होगा सर। किस कलर का होगा सर? रेड कलर का होगा। अगर भैया आपको पता करना है कि ये जो सब्सटेंस है ये बेस है कि नहीं, तो इसको जरा इस पे डालो। अगर ये बेस होगा तो लिटमस पेपर का कलर रेड से बदलकर क्या हो जाएगा सर? ब्लू हो जाएगा। वही पॉइंट यहां पर लिखा है कि टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। याद रखना आपका एक फिनोप्थलीन सॉल्यूशन होता है बच्चे, उसको ये क्या कर देता है सर? पिंक कर देता है, ठीक है। उसको बच्चे क्या कर देता है? पिंक कर देता है। अब सुनो, कभी जो आप लोगों को काम करने का मौका मिले एंटी विजिलेंस डिपार्टमेंट में, यानी कि सर जो करप्शन वगैरह के केसेस को हैंडल करते हैं, है ना, एंटी विजिलेंस ब्यूरो, बड़ा खतरनाक डिपार्टमेंट होता है, बड़े बड़े अधिकारी डरते हैं उनसे, ठीक है। तो सर वो क्या करते हैं, जैसे जब भी सपोज आपसे किसी ऑफिसर ने घूस मांगी तो पैसे की गड्डी वो आपको देंगे, जिसके ऊपर वो क्या लगा के रखते हैं बच्चे? ये फिनोप्थलीन लगा के रखते हैं। क्या लगा के रखते हैं सर? फिनोप्थलीन लगा के रखते हैं,
ठीक है, क्या लगा के रखते हैं बच्चे? फिनोप्थलीन लगा के रखते हैं। और जैसे ही आप वो फिनोप्थलीन पकड़ोगे, ये फिनोप्थलीन बच्चे आपके हाथों पे चढ़ जाएगा। उसके बाद वो एक सोल्यूशन लेके आएंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, हाथ डुबो नहीं रहे इसमें। हाथ डुबो देंगे उसमें, वो पानी आपका पिंक कलर का हो जाएगा। तो इसी तरीके से भैया एंटी विजिलेंस ब्यूरो वाले आपको पकड़ते हैं। इतना समझ में आ गया? यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि लिटमस वाला हर एक बच्चे को पता होता है, तो हो सकता है आपसे फिनोप्थलीन के बारे में वो पूछ लें। सर याद रखिएगा, बेसेस आल्सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भैया? बेसेस भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि सर ये भी भैया OH माइनस आयंस देते हैं आपके पानी में। पानी में अगर आयंस आए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो याद रखना इलेक्ट्रिसिटी पिक्चर में आएगी। समझ में आ गया? बताइए सर, समझ में आ गया? एवरीवन क्लियर है सर इतना? यस सर। बच्चे जो आपके मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ये कैसे होते हैं भैया? बेसिक इन नेचर, इसीलिए भैया ये बेसेस होते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपके मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, दे आर बेसिक इन नेचर। समझ में आया? जो बच्चे आपके मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई भी बच्चा मुझे एक मेटल हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल बता दे जल्दी से, बताइए सर। MgOH2. Mg OH2. MgOH2 बिल्कुल सही, MgOH2। तो बच्चे ये एग्जांपल हमने कल ही देख लिया था कि MgOH2 दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वर्क्स एज अ बेस, राइट? ये सभी पॉइंट्स अपने कॉपी के अंदर नोट करते रहना। अगर मैं ये पॉइंट्स अपने हाथ से लिखवाता तो ऐसे ही लिखवाता, ठीक है? पीपीटी में लिख के लाया हूं ताकि आपका भी थोड़ा सा टाइम बचे। चलिए सर, इतना क्लियर है Yes, sir. एवरीवन? इतना क्लियर है सर? मैग्नीशियम Yes, हाइड्रोक्साइड्स आर yes, बेसिक इन sir. नेचर, हेंस बेसिस। एक एग्जांपल बच्चे मैंने आपको दे दिया, दैट इज MgOH का होल ट्वाइस। बेसेस एंड एल्कली बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी जो आपका बेस है, विच आर सोल्यूबल इन वाटर, और बच्चे वो आपको हाइड्रोक्साइड आयंस थे इन द एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन जहां भी आ जाए, सिंपल से आपको इसको पानी से रिलेट कर देना है। एक्वस सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें आपका पानी प्रेजेंट हो, ठीक है? ऐसा सोल्यूशन बच्चे जिसमें आपका पानी प्रेजेंट हो, उसी को बच्चे क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। यानी कि सर ऐसे बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, साथ ही साथ बच्चे वो हाइड्रोक्साइड आयंस आपको देते हैं, दैट इज OH माइनस आयंस वो आपको देते हैं। किसमें देते हैं बच्चे? जब आप इनको पानी में डालो, दैट इज इन दी एक्वस सोल्यूशन। क्योंकि अल्टीमेटली आपका पॉइंट वही है कि दे आर सोल्यूबल इन वाटर। उसी को बच्चे क्या कहते हैं? एल्कली। सिंपल भाषा में सर, ऐसे बेसिस जो आपके पानी में सोल्यूबल हो एंड आपको OH माइनस आयंस देते हो, उसी को बच्चे आप क्या कहोगे? एल्कली कहोगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया सर? इसी के आगे बच्चे आप Yes, लिखोगे एक नोट पॉइंट कि सर आपके सभी एल्कलीज बेस होते हैं। सभी एल्कली बच्चे आपके बेस होते हैं, क्योंकि अगर वो एल्कली बना है, इसका मतलब कि भैया बेस तो है। बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ठीक है? ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। अगर कोई बेस है तो जरूरी नहीं है कि वो पानी में घुल ही जाएगा, लेकिन अगर पानी में घुल गया और एल्कली बन गया तो इसका मतलब कि सर वो बेस तो था ही। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि सर ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। व्हाट आर एल्कलीज सर? बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाए सर, साथ ही साथ हमें हाइड्रोक्साइड आयंस देते हो इन दी एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सर पानी के अंदर देते हो, उन्हीं को बच्चे एल्कली कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग दी पॉइंट, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। क्या पॉइंट क्लियर है क्या? यस सर। एल्कली के भैया आप एग्जांपल देख सकते हो, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, along with that अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मुझे बताना, क्या कॉपर ऑक्साइड आपका, क्या बच्चे कॉपर ऑक्साइड आपका एल्कली है? क्या बच्चे आपका कॉपर ऑक्साइड एल्कली है? नो सर। बताइए सर।
क्या आपका कॉपर ऑक्साइड एल्कली है? क्या भैया आपका कॉपर ऑक्साइड एल्कली है? सर नो 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 क्या भैया आपका कॉपर ऑक्साइड एल्कली है? क्या आपका कॉपर ऑक्साइड एल्कली है या नहीं है? है या नहीं है? बताइए, है या नहीं है? सर नो कॉपर ऑक्साइड एल्कली है या नहीं है? नहीं है भाई, नहीं है सर। नहीं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बच्चे आपका एल्कली नहीं है, इतना क्लियर है? यस बताइए सर, कॉपर ऑक्साइड आपका एल्कली नहीं है, इस पॉइंट को प्लीज याद रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को बच्चे आप याद रखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड आपका एल्कली नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? यस यस कॉपर ऑक्साइड आपका एल्कली नहीं है, समझ में आ गया? चलो, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, जो आपका सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज KOH, ये बच्चे यूज किया जाता है इन एब्जॉर्बिंग CO2। ठीक है, ये बच्चे एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसमें इतनी क्षमता होती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग CO2। इतना समझ में आया? बताइए सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, ये बच्चे आपका पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। ये बच्चे आपका पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिससे आप अपने बालों में डाई वगैरह लगाते हैं, दैट इज NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बच्चे आपका यूज होता है इन दी ड्राई क्लीनिंग। ये बच्चे आपका कहां पे यूज होता है? इन दी ड्राई क्लीनिंग। ठीक है, क्लियर है सर? ये आपका कहां पर यूज होता है सर? इन दी ड्राई क्लीनिंग। बताइए सर, क्लियर है? अब आपके लिए भैया एक ट्विस्टर, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आप ये समझिएगा कि आपका जो रिवीजन है वो बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अगर बच्चे आपका जो रिवीजन है वो बढ़िया चल रहा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सब्सटेंस है आपका X, इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ CO2, यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ CO2, और सर व्हाइट वॉशिंग में भी यूज किया जाता है। आपको बताना है कि जो सब्सटेंस X है ये क्या है। ठीक है, जो बच्चे क्लास यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं वो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं, और जो बच्चे क्लास लाइव देख रहे हैं अगर अभी आपको आंसर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा तो सर वापस से आप चीजों को रिवाइज करिएगा, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ CO2 एंड ऑफन यूज्ड एज व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चे आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। आगे बढ़े, बताइए सर, आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है सर, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शन नंबर 1 दैट इज बेस प्लस मेटल, यानी आप कोई बेस ले लो और उसको रिएक्ट करा दो किसी भी मेटल के साथ, तो अल्टीमेटली बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा सर? एनीवन? अल्टीमेटली बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा सर? salt plus water सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपके लिए बेस ले रहा हूं NaOH, NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में बच्चे मैं आपके लिए क्या ले रहा हूं? जिंक ले रहा हूं एज अ मेटल। ठीक है, इसको बच्चे मैं रिएक्ट करा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट यहां पर ऑब्टेन्ड होता है दैट इज सोडियम जिंकेट। ठीक है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट यहां पर आपका ऑब्टेन होता है दैट इज सोडियम जिंकेट, और साथ में बच्चे आपको पानी देखने को मिलेगा दैट इज H2O। अच्छा सुनो, वेट, मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर आपको पानी देखने को मिलेगा?
या हाइड्रोजन देखने को मिलेगा? बताइए सर, पानी सर देखने को मिलेगा या फिर हाइड्रोजन देखने को हाइड्रोजन मिलेगा? गैस सर। हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा सर? हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। और हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए आप क्या क्या कहते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं? Pop sound. बर्निंग Pop कैंडल sound. मेथड। ठीक है, बर्निंग कैंडल मेथड, जो जब आप हाइड्रोजन गैस के पास में ले जाओगे तो आपको पॉप साउंड देगी। ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर है? डन है सर? चलो, Yes, sir. NaOH को बच्चे मैं आपका रिएक्ट करा देता हूं। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं। NaOH को सर मैं रिएक्ट कराता हूं एल्यूमिनियम के साथ। क्या मिलेगा बच्चे मुझे बताइए? एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, साथ में चलो मैं इसमें जोड़ देता हूं आपके लिए पानी, साथ में H2O। बताइए क्या मिलेगा सर? बताइए सर क्या मिलेगा? सर आपको इसमें देखने को मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 का होल ट्वाइस। सोडियम एल्यूमिनेट, साथ में बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा सर? हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ में बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा सर? हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? बताइए भैया, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, NaOH का रिएक्शन करा दो जिंक के साथ, आपको देखने को मिलेगा सर Na2ZnO2 दैट इज सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। NaOH का रिएक्शन कराओगे एल्यूमिनियम के साथ, साथ में थोड़ा सा डाल दोगे पानी, तो बच्चे आपको देखने को मिलेगा NaAlO2 का होल ट्वाइस प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट प्लस में हाइड्रोजन, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस में हाइड्रोजन, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस में हाइड्रोजन। क्लियर है भैया? हाँ जी, डन है सर? बताइए, डन है सर? एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सर? Yes, sir. यस सर। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड Yes, से sir. आवाज तो नहीं आ रही? No, sir. No, sir. चलो सर, किसी भी बेस में, किसी भी बेस में बच्चे ध्यान से देखिएगा, किसी भी बेस में, ठीक है बच्चे, किसी भी बेस में जब आप मेटल कार्बोनेट को जोड़ेंगे और साथ में बच्चे आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जोड़ेंगे, तो याद रखना किसी भी प्रकार का रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है सर, किसी भी बेस में जब आप मेटल कार्बोनेट को डालेंगे, सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं सर, बेस का नाम NaOH प्लस में बच्चे मैं यहां पे लिख देता हूं मेटल कार्बोनेट में सपोज कैल्शियम कार्बोनेट। मुझे बताओ क्या इसका रिएक्शन होगा? क्या बच्चे इसका रिएक्शन होगा? No, sir. इसका No, रिएक्शन sir. बच्चे नहीं होता, याद रखना। कभी भी बेस को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा के कोई प्रोडक्ट मत बना देना, गलत हो जाएगा एग्जामिनेशन। तो इस पॉइंट को बच्चे आप याद रख सकते हैं, दैट इज किसी भी बेस में मेटल कार्बोनेट डालोगे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डालोगे तो रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है सर, क्लियर है? डन है सर? एवरीवन डन है सर? Yes, sir. बताइए, क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? Yes, sir. सर किसी भी बेस में जब आप नॉन मेटल ऑक्साइड डालेंगे, किसी भी बेस में बच्चे जब आप कौन सी ऑक्साइड डालेंगे, दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल मैं बेस ले लेता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं बेस ले लेता हूं बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड मैं नीचे आपकी लिखी हुई है उसमें से कोई एक उठा लेता हूं, दैट इज CO2। मुझे बच्चे क्या देखने को मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका एक सॉल्ट है, और साथ में बच्चे मुझे क्या देखने को मिलेगा सर? साथ में बच्चे मुझे देखने को मिलेगा पानी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में पानी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में पानी। ठीक है सर, समझ में आ गया? Yes, sir. बताइए भैया, समझ में आ गया? हाँ बताओ।
बताइए, एनीवन डाउट्स? बताइए भैया, डाउट है? नो सर। नो सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई बच्चे क्या कहते हैं? लाइम वाटर। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? लाइम वाटर। ठीक है, क्लियर है? तो बेस में जब भी नॉन मेटल की ऑक्साइड डालोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर? सर सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ जी, बताइए बताइए। सर क्विक लाइम सर सर क्विक लाइम सर दूसरा होता है ना सर, वो कैल्शियम ऑक्साइड करके होता है वो, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम शायद। ठीक है, शायद नहीं, ऐसे ही होता है, ओके सर, ओके। पढ़ा तो रखा है। ठीक है सर, याद रखिएगा जो आपकी नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, ठीक है, दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, मेटल की ऑक्साइड्स मैंने आपको पढ़ाया दैट दे आर बेसिक इन नेचर, और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं दैट आर एसिडिक इन नेचर, दैट आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? बताइए, समझ में आ गया सर? Yes, sir. डन है। नॉन मेटल की ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एंड जो आपकी मेटल की ऑक्साइड्स हैं दैट आर बेसिक इन नेचर। डन है भाई, आगे बढ़ें। Yes, sir. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कुछ नहीं करना, एक एसिड लो एक बेस लो, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। ठीक है, ना तो एसिड बचेगा ना तो बेस बचेगा, सिंपल सी कहानी भैया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है? बताइए। तो सर Yes, व्हाट sir. इज न्यू? हाँ जी बताइए। क्लियर है सर। डन है, डन है सर। तो अब आप मुझे बताएंगे, सपोज मैं एसिड ले रहा हूं HCl, और साथ में बच्चे मैं बेस ले रहा हूं NaOH, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? NaCl 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 plus plus water. H2O. NaCl plus प्लस H2. पानी। H2O. अगर आपको ये पॉइंट याद है तो आप कोई भी रिएक्शन बना लो, नहीं याद है फिर भैया कुछ नहीं हो सकता। चलिए सर, की पॉइंट्स लिखते हैं भैया इस चैप्टर के, आखिरी की पॉइंट्स दैट इज, किसी भी बेस को अगर आप पानी में डालोगे तो पानी आपका गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो सर उसमें हीट पैदा होगी, जिसको बच्चे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ही ज्यादा चीजें गर्म हो रही। तो किसी भी बेस को जब आप पानी में डालोगे सर, तो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? क्लियर है सर? Yes. पानी में दैट इज वाटर में अगर आप एसिड ऐड करेंगे, यानी एसिड डालेंगे, तो पानी में सर जो H+ आयंस की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली फॉर बेसिस जो OH- की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है अगर आप, ठीक है, पानी में क्या करेंगे? एसिड ऐड ऑन करेंगे। ठीक है बच्चे, जिसको आप इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के नाम से भी जानते हो। डाइल्यूशन मतलब पानी मिला देना। ठीक है, डाइल्यूशन मतलब पानी मिला देना। सपोज ये आपका पानी है, इसमें बच्चे पहले से आपके कौन से आयन है सर? H+ आयन है। ठीक है, पानी में अगर एसिड डालोगे तो ये जो H+ आयंस हैं इनकी जगह पे कुछ ना कुछ आपका एसिड आ जाएगा, तो H+ आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बताइए सर, समझ में आ गया? भैया कल से मैं क्लास रिकॉर्डेड लिया करूं क्या? नो Yes, सर। sir. नहीं मतलब बोलना ना हो तो कह दो यार, मैं फिर कल से क्लास रिकॉर्डेड लिया करूं, रिकॉर्डिंग भेज दिया करूंगा, देख लेना। हद है यार, पूछ रहा हूँ, समझ में आया तो हाँ हाँ बोलो, नहीं समझ में आया तो ना बोलो। नहीं पढ़ने का मन है तो क्लास से जाओ। क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के? क्यों अपना एकदम इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हो? कोई नहीं, पेपर बहुत आते रहते हैं, बाद में पढ़ लेना, जाओ मजे करो अभी। चलिए सर, इसी के साथ आपका ऐसे जो कंसेप्ट ऑफ बेसिस था वो खत्म होता है। अब बच्चे हम आ जाएंगे अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, अब सर हम अपना डिस्कशन करेंगे ऑन नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है सर, किसके ऊपर हमारा डिस्कशन चलेगा सर? नेचुरल वेजिटेशन।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नेचुरल वेजिटेशन, नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? सर बना दें। बना रहे सर। देखो बना रहे हैं सर। नेचुरल वेजिटेशन के अंदर बच्चे सिंपल सी चीज है, हम लोग डिस्कशन करते हैं अबाउट फॉरेस्ट। ठीक है, हम लोग बच्चे डिस्कशन करते हैं अबाउट फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट बनना सर ये डिपेंड किस पे करता है? 4 फैक्टर्स होते हैं सर, कि जो सी लेवल से कितनी ऊंचाई है। सपोज ये आपका सी लेवल है, इससे जमीन कितनी ऊंचाई पर है, उस पे भी बच्चे आपका डिपेंड करता है कि फॉरेस्ट कैसे बनेगा। सर रेनफॉल कितनी हो रही है, सर टेम्परेचर यानी कि तापमान कितना है, सर हवा में नमी कितनी है, दैट इज ह्यूमिडिटी कितनी है, एंड सर सॉयल किस प्रकार की है, दैट इज मृदा किस प्रकार की है। तो फॉरेस्ट के अगर आपसे फैक्टर्स पूछे कि कौन कौन से डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना, ये जो भी फैक्टर्स मैंने आपको लिखवाए दैट आर ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स। क्यों, कहीं ना कहीं सर इसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है, राइट। ये सभी के सभी जो फैक्टर्स है बच्चे, कैसे फैक्टर्स हैं? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। समझ में आ गया? तो सर ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सबसे पहला सर एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल, देन पॉइंट नंबर 2 दैट इज रेनफॉल, पॉइंट नंबर 3 दैट इज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, एंड पॉइंट नंबर डी दैट इज सॉयल। समझ में आया? यस सर। बताइए यस सर, सर। समझ Yes, में sir. आया? क्लासिफिकेशन Yes, ऑफ sir. फॉरेस्ट में भैया आपको ये 5 टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। ठीक है, हर एक क्लासिफिकेशन में जितने पॉइंट्स मैं आपको बताऊं सिर्फ उतने पॉइंट्स आपको याद करते हुए चलना है, उससे एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करना, ना ही उससे कम पढ़ने की कोशिश करना। तो सर नेचुरल वेजिटेशन में बेसिकली हम किसके ऊपर चर्चा करते हैं सर? फॉरेस्ट के Forest. ऊपर हम अपनी चर्चा करते हैं। ठीक है सर, फॉरेस्ट के ऊपर सर हम चर्चा करते हैं। याद रखना जो आपका एक टॉपिक है दैट इज कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, याद रखना इट इज बेस्ड ऑन वेजिटेशन। ठीक है, अभी के लिए आप इसको याद कर लो, जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली उसमें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। बट याद रखना कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेजिटेशन। ठीक है बच्चे, क्लियर है इतना? Yes, sir. बताइए सर, इतना क्लियर है? तो नेचुरल वेजिटेशन में बच्चे हम फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बिकॉज फॉरेस्ट आर नॉट मैन मेड, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर नेचुरल। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट में बच्चे हम सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहले आप ये वर्ड पकड़ो दैट इज ट्रॉपिकल, यानी सर हम बात कहां की कर रहे हैं? लगभग 30 डिग्री के आसपास की बच्चे हम बात कर रहे हैं। ठीक है सर, वहां पे किस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलती है? सर सबसे पहले तो इंसोलेशन वहां पर डायरेक्ट होती है, यानी कि सूर्य ताप वहां पर डायरेक्ट आपका पहुंचता है, सन की रेज आपकी इक्वेटर के आसपास डायरेक्ट पहुंचती है। अब जिसको 30 डिग्री नहीं समझ में आ रहा है एक बार इसको देख लो, ये है बच्चा आपका 0 डिग्री, ये है सर 0 30 degree. डिग्री, 60 डिग्री, ऊपर 90 डिग्री। अब एग्जैक्टली देखोगे तो लगभग 23 हाफ होता है, ये आपका 66 हाफ होता है। बट आपको समझाने के लिए मैं चीजें थोड़ा सा अप्रॉक्स में लेके चल रहा हूं। तो सर वहां पे सूर्य ताप ज्यादा है तो जायज सी बात है ह्यूमिडिटी होगी, क्योंकि आप जानते होंगे कि इक्वेटर पे आपको बारिश देखने को मिलती है। साथ ही साथ वो जो सर रीजन है वो काफी ज्यादा वार्म होगा ड्यू टू ह्यूमिडिटी। तो इसकी लोकेशन बच्चे आप याद रखेंगे, ध्यान से देखो, ह्यूमिडिटी इज मोर देन 70%। ह्यूमिडिटी इज मोर देन 70%। सर इसका एरिया आप किस तरीके से याद कर सकते हो? ठीक है, इसका एरिया बच्चे आप किस तरीके से याद कर सकते हो? जो भी आपके कोस्टल एरियाज हैं जो कहीं ना कहीं समुद्र से लगे हुए हैं, चाहे आपका केरला ले लो, चाहे अंडमान निकोबार ले लो, चाहे भैया मणिपुर ले लो, चाहे आपका वेस्ट बंगाल ले लो, मतलब जहां पर भी आपको ये कंडीशन देखने को मिल जाए कि सर ह्यूमिड भी है और वार्म रीजन भी है। अब सर मणिपुर में देखो, आप अगर नॉर्मली देखोगे तो वहां पर काफी ज्यादा बारिश होती रहती है। सर वहां पे ना हमें फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मणिपुर में आपको किस प्रकार के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर है इतना? Yes, sir. भैया ट्रीज का नाम याद रखना, दैट इज कोकोनट ट्री का नाम आप याद कर सकते हो, बैम्बू ट्री का बच्चे आप नाम याद कर सकते हो, रबर का बच्चे आप याद कर सकते हो, किंकोना ट्री का नाम याद रखना, इबोनी का नाम बच्चे याद रखना। एंड बच्चे इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा, दैट इज एक और ट्री है, दैट इज महागोनी, महोगनी, ये महागनी आप इसको कह सकते हो। ये ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पीवाईक्यूज में रिपीट हो चुकी है, तो इसको तो विशेष तौर पे याद रखना।
साथ में रबड़ को जरूर से याद रखना, कोकोनट को जरूर से याद रखना। जितने भी एग्जाम्पल्स इसमें लिखे हैं एटलीस्ट उतना तो याद कर ही लेना। याद करने का तरीका बता दिया, बाई चांस भूल जाओ एग्जामिनेशन में तो समुद्र से जो आपके इलाके लगे हुए हैं उसको खंगाल लेना, अगर मैप की नॉलेज होगी तो। ठीक है, देन सर ट्रॉपिकल डेसिडियस। सबसे पहले तो भैया एरिया याद रखो, यूपी बिहार के जो आपके प्लेन्स हैं, जो आपके मैदानी क्षेत्र है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। एनुअल रेनफॉल बच्चे 70 से 100 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिल सकती है। ट्रीज याद करना इसमें आसान है, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, पीपल, नीम। ठीक है, पलाश आपने नाम सुना होगा सर। आपको याद दो ही करना है, दैट इज एक्सल एंड तेंदू। तेंदू। एक्सले एंड तेंदू। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस का बच्चे आपको याद रखना है, दैट इज प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार। एनुअल रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर। ट्रीज में बच्चे आपको पीपल देखने को मिलेगी, नीम देखने को मिलेगा, पलाश देखने को मिलेगा। एटलीस्ट ये 3 एग्जांपल तो याद करते हुए चलना। ठीक है सर, इतना क्लियर है? बताइए Yes, सर, sir. इतना क्लियर है? यस Yes, sir. वेट, लेट मी शिफ्ट दिस। माउंटेन फॉरेस्ट तो नीचे आएगा सर। चलो भैया ऊपर चलो, क्या कर रहे हो? ऊपर चलिए। ये क्या हो गया? सेफ्टी वॉल थीसिस इधर आ गई, माउंटेन फॉरेस्ट इधर आ गया। ये डिलीट कैसे होता है? वेट, काफी विकट समस्याएं हैं सर। अच्छा डिलीट हो गया, हो गया, इट्स डन। चलिए सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सबसे पहले मैं यहाँ पे जरा हेडिंग बना दूं, माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट में देखो, घुसने का तो मैं आपको बहुत डिटेल के साथ पढ़ा दूं, क्योंकि उसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, दैट इज माउंटेन सब ट्रॉपिकल, माउंटेन टेम्परेट, एल्पाइन, सब एल्पाइन। फिर उसमें सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के भी आपके डिवीजन है, दैट इज ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन। बट आपको इतना याद नहीं करना है ना, आपको इतना याद होने वाला है। ठीक है, तो माउंटेन फॉरेस्ट की बच्चे सिर्फ और सिर्फ आप देख लेना कंडीशन, और कुछ मैं आपको लिखवा दूंगा इसमें एग्जाम्पल। फिर बच्चे हम चलेंगे ऑन सेफ्टी वॉल्व थीसिस। किस पे चलेंगे बच्चे? सेफ्टी वॉल्व थीसिस, माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए सर, आपका तीसरा टाइप है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। रेनफॉल याद रखना इसमें 70 सेंटीमीटर से कम होगी, यानी कि सर सूखा पड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो भैया देख लो, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कीवर्ड क्या है सर? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सिटीज याद करोगे एग्जामिनेशन में, निश्चित भूल जाओगे। सिटीज अगर आप याद करने बैठे तो एग्जामिनेशन में निश्चित भूल जाओगे। ठीक है, कीवर्ड याद रखना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सर ये आपका इंडिया है। ठीक है, डायरेक्शन बना लो इसकी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। इस वाले रीजन की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब उसमें आपका पंजाब भी आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा सर, हरियाणा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। याद रखना यूपी भी आता भैया इसमें। ठीक है, ट्रीज का नाम इसमें आपको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट अल्टीमेटली आपको याद करना पड़ेगा। ट्रीज का सबसे पहला भैया जो नाम आपको याद होना चाहिए, दैट इज हाउथॉर्न, यूफॉर्बिया। डेट वो वाली डेट नहीं बच्चे जो आप करते हो, इस डेट का नाम है बच्चे पाम ट्री। ठीक है, पाम ट्री। अब जब इतना याद कर लिया तो एक नाम ये भी याद कर लेना। ठीक है, अकाकिया, या फिर जो भी पढ़ना पढ़ लो। अकाकिया, हाउथॉर्न, यूफॉर्बिया, डेट या फिर पाम ट्री। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, इसके पता है 10 10 12 12 15 15 एग्जांपल्स है मेरे पास, बट मैंने आपके लिए चुन चुन के मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, इतना प्लीज याद कर लेना। देन सर भैया मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट सर जहां पर भी आपको कोस्टल एरिया मिल जाए, या आपको डेल्टिक रीजन, डेल्टिक रीजन यानी जहां पर भी रिवर्स समुद्र में मिलती हैं, या जहां पर भी आपको वेटलैंड एरिया मिल जाए। वेटलैंड एरिया मतलब, वेट मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये बताओ? वेट मतलब गीला। 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 जहां पर भी बच्चे आपको वेटलैंड एरिया मिल जाए, वहीं पे बच्चे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। इसका कीवर्ड क्या है सर? कीवर्ड क्या है सर इसका? जो इसकी रूट्स होती हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड होती हैं। जो बच्चे इसकी रूट्स होती हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड होती हैं। इसका एक एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा देता हूं, ये लो ट्री भैया। एक ही ट्री आपको इसमें याद रखनी है, दैट इज सुंदरी ट्री। कहां पर देखने को मिलेगी? सुंदरबन में, सुंदर। इन सुंदरबन।
एग्जाम्पल हो सकता है इसका आपसे ना पूछे, बट हाँ स्टेटमेंट में ये सब कंडीशन देके पूछ सकता है। याद रखना जो माउंटेन लेक्स है एंड जो आपके रिवर्स है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर भी बच्चे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। कीवर्ड क्या है सर? इसकी जो रूट्स होती हैं पानी के अंदर सबमर्ज्ड होती हैं, पहचान करने का तरीका। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? yes sir, Yes, sir. नाउ प्लीज ऑब्जर्व अबाउट दी माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट सबसे पहले बच्चे आपको कहां मिलेंगे? इट इज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम की सर माउंटेन एरिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप माउंटेन एरिया में जाओगे क्या जो आपका टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा? यस सर, yes sir, Yes, sir. डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाओगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल वेजिटेशन की, यानी कि सर आपकी फॉरेस्ट की, क्या वो भी आपकी इफेक्ट होगी? नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो चेंजेस, नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो चेंजेस। आई समझ में? नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो चेंजेस। ठीक है भैया, yes sir, यस सर, एवरीवन डन है सर इतना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे माउंटेन एरिया में जाओगे टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट नेचुरल वेजिटेशन बच्चे आपकी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। इसके कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बच्चे कुछ एग्जांपल्स दैट इज कुछ ट्रीज के बारे में आप लिख सकते हो। देखो, सबसे पहले हिमालयाज की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज लिख लो, क्योंकि अगर माउंटेन्स की बात आ रही है तो हमारा हिमालय पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं सर आपका ओक, जितनी मुझे याद है उतनी मैं लिखवा दे रहा हूं, और मुझे वही याद है जो इंपॉर्टेंट है। ओक, एल्डर, एक चेरी आपकी मिलती है भैया, क्लास 8:30 तक खत्म हो जाएगी, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, एंड चेस्टनट, चेस्टनट, ओक, एल्डर, चेरी, चेस्टनट। ठीक है भैया? ठीक है सर, वेस्टर्न घाट्स की इंपॉर्टेंट ट्रीज, पूरा का पूरा आपका इससे फॉरेस्ट कवर हो रहा है। ठीक है, एंड हो सकता है कल बच्चे मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊं दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब एक बात बताओ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी से पढ़ाऊं या क्लास 12 की एनसीईआरटी से? जैसा कहो। सर पेपर में किससे आता है? यार पेपर में ना दोनों से मुझे क्वेश्चन मिल गए, अब बता किससे पढ़ा दूं? बताओ, प्रीवियस ईयर पेपर में देख रहा था, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2023 के पेपर में मुझे क्लास 12 के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मिल गया है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ 10वीं से पढ़ाऊं या 12वीं से? 12वीं का ही पढ़ा दो सर फिर। याद नहीं रहेगा, सोच लो, रिवीजन डबल करना पड़ेगा। सर हम जो भी बोले कराएंगे तो आपके मन से ही, जो भी है करवा लीजिए आप। ये सही बोला। ठीक है, चलो, वेस्टर्न घाट की भैया दो ट्रीज याद रखना, दैट इज पूंजपार एंड सिनामन। पूंजपार एंड सिनामन याद रहेगा, पूंजपार एंड सिनामन। ठीक है भैया? सर ये माउंटेन में ही आता है क्या ये भी सर? हाँ ये भी आपका, ये वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। अरे भैया ये भारत है, ये ईस्ट हो गया, ये वाला वेस्टर्न घाट, इसके भी तो माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स वाली क्लास देखो जाके। ठीक है? ठीक है भैया? यस। ठीक है, फिर कुछ प्लांट्स आप लिख लो हिमालयास के, कुछ भैया आप हिमालयास के प्लांट्स लिख लो। प्लांट्स में आप एक प्लांट्स तो याद ही रखना, फाल सेब, फाल सेब याद रखना बच्चे इसमें। ठीक है, एक प्लांट का नाम और लिख रहा हूं जो अच्छे से याद कर लो, मुझे एग्जाम में लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। इट्स रो, नो इट्स रोहो, रोडेंड्रॉन। ठीक है, ये आपके कुछ प्लांट्स है भैया हिमालयन रीजन के, इसको प्लीज 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 याद कर लेना। ठीक है, याद कर लेना बच्चे। यस। एक आपका इसमें होता है ब्रिच। माउंटेन फॉरेस्ट के जितने एग्जाम्पल मुझे याद हैं और वही याद है जो इंपॉर्टेंट है, उस सभी के सभी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। ब्रिच,
ठीक है, इतने एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत हैं। पाइन याद रखना भैया, पाइन, ओक याद रखना भाई। चलो, माउंटेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए सर, बताइए सर। माउंटेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। बताइए सर, इतना क्लियर है? आगे बढ़े क्या सर? आज की क्लास के हम आ चुके हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है बच्चे, लास्ट टॉपिक इज अबाउट, अब इसको मुझे पूरा का पूरा नीचे शिफ्ट करने दो। पीपीटी बनाने में ना यही झमेला होता है, इसको पहले मुझे पूरा का पूरा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी दिख रहा है ये? अभी दिख रहा है ना? यस सर। चलिए सर, सेफ्टी वॉल्व थीसिस, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये किसने दी थी? ये किसने दी थी भैया? गिवन बाय ए यू ह्यूम। ठीक है, गिवन बाय ए ओ ह्यूम। किसने दी थी भाई ये सेफ्टी वॉल्व थीसिस? गिवन बाय ए ओ ह्यूम। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। इतना समझ में आया? अब सुनो, सेफ्टी वॉल्व थीसिस क्या थी, बड़ी ही देसी लैंग्वेज में लिखा है, गूगल पे इसकी डेफिनेशन मत ढूंढना, नहीं तो हो जाओगे कंफ्यूज। अब सुनो, ध्यान से मेरी बातों को सुनना खाली। 1857 में हम लोग भले हार गए, बट अंग्रेज जो थे ना, अच्छे से पिट चुके थे। अच्छे से पिटने के बाद अंग्रेजों के अंदर बच्चे क्या हो गया, एक डर पैदा हो गया। फिर बच्चे इन लोगों ने क्या सोचा कि भारत के लोगों को किसी तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। कई सारी पॉलिसीज लाए, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट भारत के लोगों को हमें किसी तरीके से बेवकूफ बनाना है। बट इन्हें, यानी कि भारत के लोगों को ना लगे कि हमने इन्हें बेवकूफ बनाया। तो एहो ह्यूम क्या करते हैं भैया, चचा दिमाग लगाते हैं। दिमाग कैसे लगाते हैं? फॉर्मेशन करते हैं आईएनसी का, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब सुनो इसमें हुआ क्या। भारत के लोगों को क्या लगा कि अब हमारी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को रखेगी। बट एक्चुअल में क्या था सर, अंग्रेजों ने ये अपनी सेफ्टी के लिए बनाया था। सर सेफ्टी कैसे? कि अगर अब कोई भी बवाल होता है 1857 की तरह, या कोई भी इस प्रकार की क्रांति होती है, तो हम डायरेक्ट किससे बात करेंगे सर? कांग्रेस से बात करेंगे। ठीक है, एंड उन्हें डिप्लोमेसी के अंदर उलझा देंगे। एंड उन्हें बच्चे किस में उलझा देंगे सर? डिप्लोमेसी के अंदर उलझा देंगे। एंड एक बात आपको जान के इस बात का दुख होगा कि 1885 में जब कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, 1885 से लेकर लगभग 1905 तक कांग्रेस ने कुछ खास काम नहीं किया था। कई लोगों ने तो यह भी कह दिया कि कांग्रेस अंग्रेजों की गुलाम है। कई लोगों ने तो बच्चे ये भी कह दिया कि जो कांग्रेस है वो अंग्रेजों की गुलाम है। ठीक है, तो सेफ्टी वॉल्व थीसिस आपको समझ में आई कि एग्जैक्टली जो आईएनसी का फॉर्मेशन किया, अच्छा किया किसने? एओ ह्यूम ने किया। ठीक है, एओ ह्यूम ने किया 1885 में। ये आईएनसी का फॉर्मेशन उसने क्यों किया था? कि अगर अब भारत के लोगों में कोई भी बगावत करने की ऐसी इच्छा उत्पन्न हो, तो हम उनसे कहेंगे कि देखो देखो, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे बात करो, हम फिर इनके साथ मीटिंग करके आपकी समस्या सुलझाएंगे। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस को बीच में बना दिया। अब जनता कहती कांग्रेस से, कांग्रेस कहते अंग्रेज से, अंग्रेज कांग्रेस को उलझा देते डिप्लोमेसी में, एंड जनता रहती थी परेशान। तो इससे जनता डायरेक्टली अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं कर पाई। बच्चे यही था आपका सेफ्टी वॉल्व थीसिस। ठीक है, यही था बच्चे आपका सेफ्टी वॉल्व थीसिस। एनडीए में एक बार इससे क्वेश्चन पूछा था, एंड बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। अभी जैसे ये क्लास खत्म होगी मैं आपको भेजूंगा, उसको ट्राई करना। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व थीसिस में दो बात आपको याद रखनी है, इट वाज गिवन बाय एओ ह्यूम। एंड सर ये सेफ्टी वॉल्व थीसिस क्या थी, ये भी बच्चे आपको याद रखना है। इतना समझ में आ गया? यस सर। बताइए सर जी, यस यस सर। सर। इतना समझ में आ गया हर एक बच्चे को? यस। ठीक है, डोंट माइंड ऑन दी लैंग्वेज प्लीज। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। लिखने का मैं एकदम भयानक वाली अंग्रेजी भी लिख दूं, बट ना मुझे उतनी अच्छी अंग्रेजी आती है और ना मैं लिखना चाहता हूं। चलिए सर, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड टॉपिक, दैट इज बंगाल पार्टीशन। दैट इज बच्चे बंगाल पार्टीशन। ठीक है बच्चे, बंगाल पार्टीशन, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करेंगे। सबसे पहले सर, बंगाल पार्टीशन किया क्यों गया, उससे पहले मैं यहां पे बना लेता हूं एक मैप।
ठीक है बच्चे। सर बंगाल यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ की, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हम बात कर रहे हैं सर यहाँ की, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि सर सबसे पहला पॉइंट आता है बंगाल पार्टीशन किया क्यों गया। बच्चे जो आपका वेस्ट बंगाल था ना, वो अंग्रेजों के लिए खतरा बन रहा था। खतरा क्यों बन रहा था, ध्यान से देखना। अच्छा मैं यहाँ पे बार बार बंगाली लिखूंगा, आप अपने लिए इसको बंगाल लिख सकते हैं, ठीक है। सर वेस्ट बंगाल में एंड आपका जो है ईस्ट बंगाल सर, वेस्ट बंगाल सर एंड ईस्ट बंगाल। मेरे पीछे से किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज तो नहीं आ रही? नो सर। नो नो सर। सर। आएगी तो बता देना। सर वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, सर वेस्ट बंगाल में कंडीशन क्या थी सर, यहां पर थी हिंदू मेजोरिटी, रिलीजन का गेम समझो, यहां पर थी भैया हिंदू मेजोरिटी। और ईस्ट बंगाल में बच्चे आपके क्या थी, मुस्लिम मेजोरिटी। अंग्रेजों को लगा कि यार ये धीरे धीरे इनमें तो भाईचारा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड भारत की आपको पता है सबसे बड़ी ताकत शुरू से क्या रही कि सर यहाँ पे भाईचारा बहुत रहा है, यहाँ पे बच्चे भाईचारा बहुत रहा है, ठीक है। तो यही कंडीशन बन रही थी। अब सुनो सर, वेस्ट बंगाल में आपकी है हिंदू मेजोरिटी और ईस्ट बंगाल में बच्चे आपकी मुस्लिम मेजोरिटी। इनके बीच कई बार भैया मीटिंग्स वगैरह होने लगी। अब मीटिंग्स हो रही है तो अंग्रेजों को डर लग रहा है कि यार कहीं वो 1857 वाली क्रांति रिपीट ना हो जाए, और इस बार हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब लोग साथ में है, पूरा बंगाली साथ में है, तो कहीं हमारे लिए फिर से दिक्कत ना हो जाए। हम जैसे स्टेबल होते हैं हमारे ऊपर वॉर खोल देते हैं, बड़ी दिक्कत है भाई। तो 1905 के अंदर, दैट इज 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन आया, उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया। और इस कर्जन ने किया क्या, ध्यान से सुनना। लॉर्ड कर्जन ने भैया अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस किया सर, पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या अनाउंस किया सर, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है बच्चे, क्लियर है इतना? बताइए यस सर, सर। इतना क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। इतना क्लियर है क्या? यस सर। लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया सर, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल, समझ में आया? अच्छा पता है बंगाल का पार्टीशन हुआ क्यों, रीजन समझ में आया? यस सर। यस सर। रीजन समझ में आया? ठीक है, आप सुनो लोगों ने इसके खिलाफ किया क्या। पूछेगा बंगाल पार्टीशन के खिलाफ कौन सा रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, तो याद रखना भैया, अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन, कॉपी में से लिख लो, अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन, ये नाम था भैया बंग भंग रिवॉल्ट। बंग भंग रिवॉल्ट। पूछेगा भंग भंग रिवॉल्ट किसके अगेंस्ट में इनिशिएट किया गया था, आंसर क्या होगा सर, बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन। आंसर क्या होगा सर, बंगाल पार्टीशन। ठीक है, आंसर क्या होगा सर, बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में बच्चे सबसे पहली बार स्वदेशी रिवॉल्ट स्टार्ट करी गई थी। स्वदेशी रिवॉल्ट स्टार्ट करी गई थी, ठीक है बच्चे, अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन। याद रखना बंगाल पार्टीशन के बाद, ठीक है बच्चे, बंगाल पार्टीशन के बाद जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से कंपेयर किया था। लॉर्ड कर्जन को बच्चे किससे कंपेयर किया था, औरंगजेब से। क्वेश्चन कहेगा औरंगजेब को, सॉरी लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से किसने कंपेयर किया था, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा किस घटना के दौरान,
किस घटना के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से कंपेयर किया था? आंसर क्या होगा बच्चे? बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल बंगाल। पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। इतना समझ में आया? अब सुनो 1906 में क्या होता है। 1906 में भैया आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। 5 मिनट की क्लास भैया और बची है, और आज आप देखोगे 2 घंटे से कम के अंदर क्लास बच्चे हमारी स्टार्ट हुई है 6:35 पे, और 2 घंटे से कम के अंदर बच्चे हमने कुल 6 टॉपिक्स को कवर किया है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग याद रखना, कई बार बच्चे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग में लगा के चले आते हैं जिन्ना ने करवाया था। नहीं भैया, इसमें 2 ब्रदर्स का नाम आता है, दैट इज आगा खान प्लस में सलीमुल्लाह खान। अच्छा पता है आपको, जो हमारा स्पेसिफिक बैच आएगा ना सब्जेक्ट का, जैसे एक हिस्ट्री स्पेसिफिक बैच, ज्योग्राफी स्पेसिफिक बैच, पता है उसमें हम लोग चीजों को कैसे पढ़ने वाले हैं? उसमें मैं आपको ये सभी चीजें तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बट मैं एज अ बेस उठाऊंगा क्लास 12 की एनसीईआरटी को। क्लास 12 की जो आपकी एनसीईआरटी है ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रामबाण है, और एंशियंट के लिए आर एस शर्मा, बेस्ट बुक। अगर आपने उससे पढ़ लिया तो आपका कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। बट प्रॉब्लम इज दैट उसमें 15 चैप्टर है, 14-15 चैप्टर, और एक एक चैप्टर पढ़ाने में मुझे 2 से 3 घंटा टाइम लगता। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं चीजें आपको थोड़ी सी शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन कहेगा सर, मुस्लिम लीग का जब फॉर्मेशन हुआ 1906 में, तो उस टाइम वॉइसरॉय कौन था? बताइए सर, उस टाइम वॉइसरॉय कौन था? उस टाइम वॉइसरॉय कौन था सर? मिंटो द्वितीय, दैट इज मिंटो सेकंड, आप इसको कह सकते हो, मिंटो सेकंड। सर 1909 में क्या होता है? 1909 में बच्चे क्या होता है? मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट अलॉट कर दी जाती है। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र। इसका मतलब सर कि एक पर्टिकुलर एरिया से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भाई ही चुनाव लड़ सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। और कांग्रेस ने बच्चे अब इसको कब एक्सेप्ट किया था? 1916 के लखनऊ सेशन में। अब आप एक चीज यहां पे ध्यान से देखो, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाना क्या चाह रहा हूं कि एक विभाजन के बाद अंग्रेजों ने कैसे इन दोनों के बीच में क्लैश करा दिया, जो क्लैश हमें आज तक देखने को मिल रहा है कई सारी जगहों पे। तो मुझे बताओ, क्या इस कर्जन को, अगर ये जिंदा हो या अगर जिंदा होता, तो उसको कैसे मारना चाहिए? है ना, सब इसी की देन थी। खैर इसमें काफी बड़ा रोल कुछ और लोगों का भी था, विल डिस्कस इट लेटर, नो इश्यूज। सर 1911 में बच्चे आप याद रखेंगे हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग सेकेंड, इसने क्या किया बच्चे? ऑफिशियली बंगाल पार्टीशन को कैंसिल कर दिया। अच्छा कैंसिल क्यों किया पता है? बताइए। ऑफिशियली कैंसल्ड बीपी, बीपी यानी ब्लड प्रेशर नहीं भैया, बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टी। क्योंकि ध्यान से देखो, जो अंग्रेजों को चाहिए था भैया, मेजोरिटी बन रही थी, भाईचारा बढ़ रहा था, अंग्रेजों को यही चाहिए था कि ये भाईचारे को खत्म किया जाए। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो गई, इलेक्टोरेट बनवा दिया मुस्लिम्स के लिए। अलोंग विद दैट हार्डिंग द्वितीय ने ऑफिशियली आपका कैंसिल कर दिया 1911 में पार्टीशन। यानी अंग्रेजों ने यह भी दिखा दिया कि देखो हम बंगाल वाले लोगों के साथ हैं, हम पार्टीशन नहीं करते हैं, हमसे गलती हो गई, मामला खत्म। लेकिन उस गलती के चक्कर में ये 7-8 साल जो भी हुआ, कितना 6 साल, ये जो 6 साल जो भी हुआ, इससे भैया हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक आग पैदा हो गई। इससे थोड़ी सी उनके बीच में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई, और ये प्रॉब्लम अभी बढ़ के जाएगी 1946 डायरेक्ट एक्शन डे तक, जब मैं आपको पाकिस्तान की फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा। मुझे बताओ इतना टाइमलाइन क्लियर है? यस सर। इतना यस सर। टाइमलाइन अगर आपको क्लियर है सर, तो यहाँ पे बच्चे आप एक की पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, की पॉइंट क्या है सर? की पॉइंट है सर, एक बंदा था वैलेंटाइन सीरियल। ठीक है, वैलेंटाइन सीरियल, इसने पता एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडियाज अर्नेस्ट। बुक का क्या नाम था बच्चे?
इंडिया इंडिया अर्नेस्ट। अर्नेस्ट। इस टाइम पे मैं आपको बहुत ही लिमिटेड चीजें पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही लिमिटेड चीजें। मेरी आदत नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री को इतना शॉर्ट में पढ़ाने की, बट याद रखना यही लिमिटेड चीज अब आपको एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकती है। ठीक है, अब सुनो, इंडियाज अर्नेस्ट यानी कि इंडिया में बच्चे जो भी आपकी बगावतें हुई, जो भी बच्चे आपकी बगावत हुई, आपको पता है वैलेंटाइन सेरोल ने इंडियाज अर्नेस्ट का रीजन किसको दिया, यानी इंडिया में जो भी बगावत हो रही थी उसका कारण किसको बताया, पता है एनीवन? कारण बताया भैया श्री बाल गंगाधर तिलक जी को। इसके सिवा मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप नोच 50 क्वेश्चंस भी दूंगा, उसको भी पढ़ के जाना। जो ये कॉन्सेप्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं वो तो पढ़ के जाना ही जाना। यूट्यूब वाले बच्चों टेंशन मत लो, आपको भी मिल जाएगी। ठीक है, वो तो पढ़ के जाना, प्लस जिनकी हालत बिल्कुल ही खराब है वो भी उसको पढ़ के चले जाएंगे। मैं आपका साथ आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा, एग्जाम के 10 दिन पहले जागोगे तो भी मेरी कोशिश रहेगी कि स्कोर तो नहीं लेकिन कम से कम 40 से 45 सवाल आप सही कर पाओ। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक रीजन थे फॉर द इंडियाज अर्नेस्ट अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन सेरोल। अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन वैलेंटाइन सेरियोल। अब बच्चे आपको इसके आगे कुछ रिवॉल्व पढ़नी है जो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा 2 घंटे से कम समय में। ये क्लास मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली कितने घंटे की हुई। ठीक है, 1 घंटा और 8:35 को बच्चे हमने क्लास स्टार्ट करी, 8 मिनट, लगभग 1 घंटे 52 मिनट की बच्चे क्लास हुई। ठीक है, 1 घंटे 52 मिनट की क्लास हुई। अब आपको क्या करना है, क्लास का करना है रिविजन, या इसी पीडीएफ को आपको बार बार पढ़ना है। क्या अपने नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है। सदर्न एनुलर मोड या फिर एंटार्कटिक ऑक्सीलेशन जिसको कहते हैं उसका लेक्चर प्लीज देख लेना, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक मैं आपको जल्दी भिजवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। तो बच्चे 2 घंटे से कम समय में हमने टोटल कितने टॉपिक्स आज डिस्कस कर लिए, बता सकता है कोई? आई थिंक दिस इज द इफेक्टिव मैनर टू कवर द थिंग्स, राइट? क्योंकि अगर मैं ये चीजें जो मैंने आज कुछ कुछ लिख के लाया, अगर मैं लिख के नहीं लाता तो फिर से इस लेक्चर में बच्चे कम से कम हमें 3 से 3.5 घंटा टाइम लग जाता। तो मुझे बताओ क्या ये मेथड सही है? यस सर। द गंगा रिवर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, नेचुरल वेजिटेशन, सेफ्टी वॉल थीसिस एंड 1905 का बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन में आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि सर क्यों हुआ, सबसे पहला रीजन किसने किया। ठीक है, किसने किया बच्चे बताइए? लॉर्ड लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने। लॉर्ड लॉर्ड ठीक है, कर्जन। इसके अगेंस्ट में कौन कौन से आपके रिवॉल्ट स्टार्ट हुए थे, फिर 1906 में क्या हुआ, 1909 में क्या हुआ एंड 1911 में क्या हुआ। मेन मकसद क्या था अंग्रेजों का? along with that फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कैसे हुई सर, आगा खान एंड सलीमुल्लाह खान। along with that सर उस टाइम वाइसरॉय कौन था सर, मिंटो द्वितीय। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल की बुक आपके लिए बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मुझे मात्र 1 मिनट का समय आपका और चाहिए। सर वाई में आप एक चीज और यहां पे लिख सकते हो, स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है, टू डिस्ट्रॉय, क्यों किया गया भैया ये? यूनिटी को डिस्ट्रॉय। इमर्जिंग नेशनल यूनिटी, उभरती हुई राष्ट्रीय एकता को डिस्ट्रॉय करने के लिए यह पार्टीशन किया गया, नेशनल यूनिटी, टू डिस्ट्रॉय इमर्जिंग नेशनल यूनिटी। ठीक है, बाकी कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। यूट्यूब वाले सभी बच्चों को जय हिंद। कृपया एक एक चीज का रिवीजन करते रहें, ये क्लास आपके एग्जामिनेशन के लिए इट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है बच्चे, चलिए। अच्छा, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम वाइसरॉय कौन था? जब आपके आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम वाइसरॉय कौन था बताइए? ये सभी वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, सर इनका कंसेप्ट क्या है, वाइसरॉय क्या है, गवर्नर जनरल क्या है,
है ना, गवर्नर क्या है, हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे, बट एट लास्ट सबसे पहले कंसेप्ट पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। सर उस टाइम आपके वॉइस रॉय थे लॉर्ड बताइए, एनीवन? डफरिन। डफरिन भैया, डफरिन, गुड काजल, लॉर्ड डफरिन, क्लियर है, लॉर्ड डफरिन। आईएमसी का जो आपका पहला सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन कहां पे हुआ था इसका, ये वैसे सभी चीजें मैं आपको डिटेल से लिखवाऊंगा, परेशान मत होना, बट अभी के लिए आप चीजों को थोड़ा सा याद कर सकते हो। फर्स्ट सेशन इसका भैया कहां पे हुआ, बॉम्बे। बॉम्बे में हुआ, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ, वोमेश चंद्र बनर्जी। बिल्कुल सही। काजल बुक खोल के बैठी है क्या? नो सर, ये पहले मैंने पढ़ा है ना सर। अच्छा अच्छा ठीक है, गुड गुड, उमेश चंद्र बैनर्जी। चलिए भैया, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए, ठीक है। और जरा ये देख लो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये देख लीजिए भैया, कंसेप्ट ऑफ सदर्न एनुलर मोड, ठीक है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे सर, ये मैंने पढ़ाया है, लगभग 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा, इसको प्लीज जाकर देख लेना। इट इज कंसेप्ट ऑफ सदर्न एनुलर मोड, इसी को बच्चे आप एंटार्कटिक ऑक्सीलेशन भी कहते हो। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार देखोगे तभी समझ में आएगा। ग्लोबल विंड पैटर्न अगर नहीं पढ़ा तो गलती से भी इस कंसेप्ट को हाथ मत लगा देना, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आएगा। अब मुझे बताइए भैया, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं बच्चे आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।